आजकल ना इंस्टा में और यूट्यूब में एक पेनलेस डिलीवरी का बड़ा चल रहा है। तो क्या पेनलेस डिलीवरी भी होती है? अंडर वाटर डिलीवरीज हो रही हैं। आप बाहर वाले देशों में चले जाइए, जी जी। दैट इज अंडर वाटर बर्थ हो रहा है। अल्कोहल स्मोकिंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मदर बन जाएं आप, उसके बाद एनीवेज आप बेबी को भी हार्म कर रहे हैं। नॉट ओनली अल्कोहल स्मोकिंग, कैफीन भी आप अवॉइड कीजिए। बच्चेदानी में गांठ होना या फिर बच्चेदानी में पथरी होना, तो ये क्या मतलब दोनों सामान्य है चीजें कि दोनों अलग अलग है? डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, 3 तरह का होता है जी, फाइब्रॉइड। पुरुष जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा ना पैदा करने के लिए। बिल्कुल जी। 30% केसेस में मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो विक्की डोनर एक मूवी आई थी। बिल्कुल डोनेशंस करते हैं कई बारी। आईवीएफ के थ्रू क्या हमेशा ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं? जी। तो ट्विंस भी होते हैं, लेकिन सिंगल टन प्रेगनेंसीज भी होती हैं। बॉलीवुड के हैं करण जौहर जी, तो उन्होंने अभी ट्विंस उनके बच्चे हुए हैं। जिन पेरेंट्स के 2 फीमेल्स हैं वो मच हैप्पियर रहने वाले हैं जी। रेदर देन जिनके 2 बेटे हैं। मैम क्या खेल कूद की वजह से वर्जिनिटी लूज हो सकती है? वर्जिनिटी लूज तो तभी होगी जब आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। कई लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने हस्बैंड के सामने ऐसा शो नहीं करना है, तो उस केस में क्या करते हैं? कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेके आई हूँ वो है महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित ये विषय है, स्वास्थ्य से संबंधित ये विषय है, जिसके लिए मैं नोएडा की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अदिति घई के पास आई हूँ। तो डॉक्टर अदिति घई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू श्वेता, थैंक्स अ लॉट। आई ट्राई कि मैं सारे आंसर्स एकदम अच्छे से कर सकूं, जिससे कि आपके चैनल को जो भी देख रहा है उनको भरपूर फायदा हो सके। जी मैम। तो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, तो उनको पीरियड्स किस एज में स्टार्ट होते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको यही डर रहता है कि जल्दी पीरियड्स हो गए, कहीं बच्चों की हाइट ना रुक जाए या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं पेरेंट्स के दिमाग में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले जो एज था पीरियड्स आने का, दैट वाज 16-17 इयर्स। जी। जब प्यूबर्टी में बच्चे। थे। जी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो फिर 12-13 साल आया, लेकिन आजकल 9-10 साल पे ही बच्चों को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जा रहे हैं। अच्छा। 9-10 बहुत ही जल्दी एज है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, जी। जिसमें नंबर 1 कंट्रीब्यूशन जो आता है, दैट इज हमारा खाना पीना। आजकल हम फास्ट फूड खा रहे हैं बहुत, जी। जी। जिसकी वजह से प्यूबर्टी गर्ल्स को बहुत ही जल्दी हिट करती है। सेकेंडली, आजकल दूध जो मिल रहा है, दैट इज, उसका प्योरिटी हम नहीं बोल सकते। जी। इवन जो एनिमल्स हैं, काउज एंड बफलोज, उनको इंजेक्शंस दे दे के वो किया जाता है, तो उस वजह से भी प्यूबर्टी काफी जल्दी काफी हिट करती है। जी। बाकी एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई है। लोग, बच्चों का बीएमआई बढ़ गया है, थोड़ा सा हायर साइड पे हैं गर्ल्स आजकल। पहले एकदम दुबली पतली होती थी गर्ल्स, आजकल थोड़ा सा हायर साइड पे है, जिसकी वजह से भी प्यूबर्टी जल्दी आता है। प्यूबर्टी मतलब पीरियड्स। अच्छा मैम, क्या ऐसा भी है, ये एक मिथ है कि बच्चों की हाइट रुक जाती है पीरियड्स, क्या ऐसा है? क्या बच्चों की हाइट रुक जाती है? एक्चुअली हॉर्मोन्स का प्ले होता है उस समय ना, तो एकदम उसी समय तो नहीं रुकती, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। अगर जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है। जो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, जैसे 8th या 9th में पहले पीरियड्स आते थे, तो उस समय पर जो ग्रोथ स्पर्ट लेता था, वो अब सेकेंडरी जो ग्रोथ स्पर्ट है वो थोड़ा कम एज पे होने लग गया है, तो जिसकी वजह से हाइट भी थोड़ा सा पहले से तो धीरे धीरे रुक कम हो जाती ही है, रही है। कम हो जाती है। हम्म। मैम जैसे बच्चों को पीरियड्स का आपने बताया, तो क्या आप क्या मतलब नए पेरेंट्स को सजेशन देंगी जो कि बच्चों को ये चीज करनी चाहिए कि चीजें हैंडल कर सकें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं कि अरे इतनी जल्दी पीरियड्स हो गया, अब कैसे क्या करें? इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ही पैनिक हो जी जाते जी। हैं, स्पेशली मदर्स। जी। तो मैं उनको कहूंगी, सलाह दूंगी कि अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो बच्चे भी साथ साथ में पैनिक हो जा रहे हैं, तो इट्स नथिंग टू पैनिक। अब जो हमारा, या तो फिर आप अपना रहन सहन ही पूरा बदलिए, जी। पूरा घर का बना हुआ खाना खाइए, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो कि कितना संभव है या नहीं है वो नहीं कहा जा सकता। जी। तो अगर पीरियड्स का एज थोड़ा जल्दी हो गया है, 10 इयर्स 9 इयर्स, तो पैनिक मत कीजिए, उस चीज को फेस कीजिए। सेकेंडली, इस केस में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स को एकदम रेगुलर पीरियड्स हों।
ये हो सकता है कि पीरियड्स थोड़ा-सा इर्रेगुलर रहे स्टार्टिंग में, हर 15 दिन में ब्लीडिंग हो या फिर 2-2 3-3 महीने तक हो ही नहीं, दैट इज़ नॉर्मल। ओके, बिकॉज़ जो एचपीओ एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ओके, उसको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी, तो दैट यूजुअली गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन मतलब 12 टू 13 इयर्स तक एस्टैब्लिश होता है। तो तब तक पीरियड्स रेगुलर हो जाएँगे। अगर स्टार्टिंग में पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो आई विल आस्क मदर्स, आई विल एडवाइस मदर्स कि पैनिक ना करें। अच्छा, थोड़ा-सा आराम से पेशेंस से काम लें। अगर बहुत वरीड हैं तो जाके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर एक बार मिल लें। बट हार्मोन थेरेपी देने का या फिर कोई मेडिसिन्स देने का इतनी यंग एज में कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। मैम बच्चों को क्या यूज़ करना चाहिए? पैड्स या फिर आजकल कप आते हैं, तो क्या मतलब आप सलाह देंगी कि छोटे बच्चों के लिए क्या यूज़ करें? इवन कप्स भी काफ़ी यूज़फुल हैं, बट पैड्स टू स्टार्ट विथ पैड्स इज़ गुड। ओके, पैड्स भी आजकल बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का, ख़ास करके जो उनका ऊपर वाला प्लास्टिक होता है। जी, तो दैट इज़ हाई सोर्स ऑफ यूरिन इन्फेक्शन एज़ वेल एज़ वेजाइनल इन्फेक्शन। ओके, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप पैड्स चूज़ कर रहे हैं तो कॉटन के पैड्स चूज़ कीजिए। जी, प्लस ऑर्गेनिक आजकल आ जाते हैं, आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको सर्च में मिल जाएगा ऑर्गेनिक पैड्स, तो आप वो यूज़ कीजिए। या फिर आजकल अंडरवियर्स आती हैं जो कि पैड्स के साथ ही हैं, जिन जो ओके, वॉशेबल हैं, तो ओके। दैट इज़ ऑल्सो गुड, इवन वो भी यूज़ किया जा वो भी यूज़ सकता है। किया जा सकता है। बिल्कुल, तो मतलब ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स के लिए। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाए, ठीक है? और पेनफुल हो, तो क्या ये किस मतलब बीमारी का साइन है या फिर किस तरीके की हमारे शरीर में दिक्कतें आ सकती हैं? सी पेनफुल पीरियड्स होना तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट अगर पीरियड्स पेनफुल हैं तो दैट मीन्स द गर्ल इज़ ओव्यूलेटिंग। ओके। आप ये ध्यान करेंगे कि अगर हम स्टार्टिंग में गर्ल्स को देखें तो पेन नहीं होता है जी, बिकॉज़ जी, तब ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है। जी, सिमिलरली अगर जो 50 के बाद आपको पीरियड आता है तो यूजुअली दैट इज़ पेनलेस पीरियड जी। बिकॉज़ ओव्यूलेशन नहीं है। तो यूजुअली ये माना जाता है कि अगर पीरियड्स में पेन है तो दैट इज़ अ गुड साइन, दैट मीन्स इट्स ओव्यूलेटिंग फीमेल। ओके, तो अगर पेन है तो इसका कुछ ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा कुछ उसके लिए मेडिसिन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आप पीरियड्स के दौरान एक हल्का-सा पेन किलर लेना भी चाहें तो उसका कोई हार्म नहीं है। ओके। अगर इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आपका डेली का लाइफ हैम्पर हो जा रहा है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ कुछ कर खेल नहीं नहीं पा पा रहे रहे हैं। हैं, तो जी, आप जी, ज़रूर एक मेडिसिन ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। एनी जी। पेन किलर जो कि आपका जो कि ले सक गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट जी, करे। जी, अब ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होना भी इट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट द ओनली थिंग इज़ कि वीकनेस आ जाता है जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए जी, बिकॉज़ एक अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिया जाता है इफ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो ब्लीडिंग को भी हम यंग गर्ल्स में कोई मेडिसिन नहीं देते स्टॉप करने के लिए। जी। मतलब आप ये एडवाइस देते हैं कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करा के आइए, फिर उसके बाद हम उसके हाँ, या अकॉर्डिंग फिर दवा अपने देंगे। गायनेक से संपर्क करके जी, अल्ट्रासाउंड कराइए, बोथ आर गुड। ओके मैम जैसे क्लॉटिंग होती है दैट उसमें? इज़ नॉर्मल बिकॉज़ अर्ली है अभी, जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है पीरियड्स, तो और ऊपर से 2-2 3-3 महीने में पीरियड्स आता है, तो क्लॉटिंग होना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूअस 12-13 साल तक भी आपको हर 15 दिन में क्लॉटिंग हो रही है या हर 15 दिन में पीरियड आ रहा है या फिर वो एस्टेब्लिश हो ही नहीं रहा मंथली, जी, फिर आपको हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। ओके। मैम जैसे कभी-कभी क्या होता है कुछ महिलाओं का पीरियड्स रुक जाता है 30-34 साल की एज में ही। तो वो उस टाइम क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हम सोचे कि नहीं अब तो रुक ही गया है, अब ठीक है, ऐसा कुछ है? 30 से 34 साल में तो नहीं रुकता है, आजकल थोड़ा-सा पहले जो अच्छा, मेनोपॉज़ का एज था, मैंने वो जी, 52 इयर्स था। ओके, जो बुक्स मेंशन करती हैं, वो आज की डेट में भी 52 इयर्स ही मेंशन करती हैं, बट हाँ, थोड़ा-सा अर्ली हो गया है। जैसे 47, 46, 47 तक पीरियड्स अ, थोड़ा-सा इर्रेगुलर होने लगते हैं, इरेगुलर पेरीमेनोपॉज़ में हम आने लगते हैं और पीरियड स्टॉप होने लगते हैं। लेकिन 34 तो बहुत यंग एज है। ओके, 30s में अगर आपका पीरियड रुक जा रहा है, जी, तो ऑब्वियसली आपको एक पूरा कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जी, सकता है। जी, कई बार कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। आजकल जी, पीसीओडी बहुत कॉमन है। जी, जी, पीसीओडी की तरफ गर्ल्स काफ़ी जा रही हैं। तो 30 मतलब 30ish एज में तो पीरियड्स रुकने का कोई नहीं मतलब नहीं है। इर्रेगुलर हो सकते हैं बिकॉज़ ऑफ हार्मोन्स, बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज़ ऑफ वेरियस अदर रीज़न्स। स्ट्रेस की वजह से मैम आजकल वैसे ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस इज़ द लीडिंग कॉज़ ऑफ एवरीथिंग, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायरॉइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, इन सब का स्ट्रेस तो एकदम नंबर 1 कारण बना जी, हुआ है। जी। मैम क्या फैक्टर्स हैं जो कि जैसे वुमेन्स की फर्टिलिटी होती है उसको अफ़ेक्ट करते हैं?
वुमेन की फर्टिलिटी को सी अगेन वही सारे कारण है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज डाइट। जी, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, तो आपका फर्टिलिटी कुछ हद तक मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपका बीएमआई बढ़ गया, आपका ओवरऑल वेट गेन कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है। ओके। सेकेंडली, आजकल बहुत चलन है स्मोकिंग का, जी, अल्कोहल जी, का। जी। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग बोथ हैम्पर फर्टिलिटी। तो अच्छा, आई विल सजेस्ट द फीमेल्स एक बेबी कर लें, उसके बाद अगर आप ये अल्कोहल अल्कोहल स्मोकिंग एंड की तरफ स्मोकिंग। जाना जी, चाहें, जी, वैसे तो वो सब चीजें गलत ही हैं। जी, आई विल नॉट सजेस्ट द गर्ल्स कि आप इस तरफ जाएं। अपना जो ओरिजिनल कल्चर था वो बहुत ही बढ़िया था। जी। लेकिन एनीवेज दीज थिंग्स अफेक्ट फर्टिलिटी आल्सो। तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। बेबी हो जाने के बाद फिर अपनी लाइफ मिड 30s में जाके जैसे लीड करनी है जीना चाहिए कीजिए। वैसे जी। जी। मैम ये बताइए कि जैसे लाइफ़स्टाइल का बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने भी बताया कि हम अल्कोहल या स्मोकिंग करने लगते हैं, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो कैसी लाइफ़स्टाइल हम जिएँ कि हमें ये सब प्रॉब्लम ना हो? वापस वही है, सात्विक जीवन पे आ जाइए। मेन जी, एंड इम्पोर्टेंट इज आपका लाइफस्टाइल में दिस इज अल्कोहल स्मोकिंग तो है ही है। साथ में पीसीओडी का एक मेन कारण, पीसीओडी आप अक्सर सुनते होंगे, आजकल जी, हर सेकंड फीमेल को पीसीओडी है। तो उसका मेन कारण लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल में क्या, लाइफस्टाइल में ये कि आप रात को काम कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। जी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो हार्मोन सुबह के समय आने थे, अर्ली मॉर्निंग वो आए, बहुत बार आए, लेकिन उन्होंने आपको सोता हुआ देखा, वो वापस चले वापस गए। चले गए। अगेन आफ्टरनून में आए, आफ्टरनून में अब जो आपका एकदम एनर्जी वाला हार्मोन है वो आया, उस समय आप सो रहे थे। तो द जी, फुल बॉडी इज कंफ्यूज्ड कि कौन सा हार्मोन किस समय आना है कि नहीं नहीं आना। आना है। तो उस वजह से आपका पीसीओडी होना स्टार्ट होता है। तो पीसीओडी का मेन कारण ही लाइफस्टाइल है। जी, वंस यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट की बात आपने मुझसे पूछी, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रॉपर रात को नींद लीजिए। जी, 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। रात को बहुत लंबे समय तक नहीं जागिए। देन पानी पीजिए भरपूर मात्रा में। जी। पानी जब हम पीते हैं 4 to 5 लीटर्स, तो बहुत सारे बॉडी के टॉक्सिन्स उसी में उसमें निकल से निकल जाते हैं। जाते हैं। जी, तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज, जी, मिनिमम एक्सरसाइज पीसीओडी वालों को तो सजेस्ट किया जाता है मॉर्निंग में ही कीजिए। लेकिन अदरवाइज आप अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं आपको पीसीओडी हो, तो एक्सरसाइज इन जनरल कीजिए। कम से कम 30 से 40 मिनट अपने लिए निकालना हर फीमेल के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी आवश्यक है। है। जी, बट इंडियन फीमेल्स में यूजुअली देखा गया है कि हम पूरी फैमिली के लिए तो टाइम निकाल अपने लेते लिए हैं, टाइम नहीं निकालते हैं। अपने लिए जी, नहीं निकालते हैं, व्हिच जी, इज वेरी टॉक्सिक। उसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम्स जो है वो इंडियन फीमेल्स को ही मैक्सिमम है। आप देखिए जी, थायराइड जी, मैक्सिमम इंडियन फीमेल्स को जी, होगा, जी। कभी मेल्स में थायराइड आप कम देखेंगे। ये स्वयं मेल में तो सुना ही नहीं है। ज़्यादातर तो सिमिलर फॉर डायबिटीज, जी, डायबिटीज भी फीमेल्स को ज्यादा हिट कर रही है। जी, तो इसलिए ये दोनों कारण आपके लाइफस्टाइल, लाइफ़स्टाइल के ही एक्सरसाइज, जी। ओबेसिटी, बीएमआई, ये सब इंटरलिंक्ड है। अच्छा मैम कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा हो, उस कपल के लिए आप क्या सलाह देंगी? प्रेगनेंसी अगर जस्ट प्लान ही कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप हमारे टेस्ट करा लीजिए। तो जी, उन कपल्स को मैं कहना चाहूंगी कि कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका पीरियड रेगुलर है, अगर आप क्रॉनिक स्मोकर या अल्कोहलिक नहीं है, तो देर इज नो नीड ऑफ टेस्टिंग। आप नॉर्मल अपना रहिए, नॉर्मल फ्री माइंड से रिलेशन कीजिए, फ्री माइंड से रहिए, आप खुद ही कंसीव होएंगे। स्ट्रेस से दूर रहिए जहां तक हो सके। स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका प्राणायाम भी है। अगर अच्छा, हम हर फीमेल्स को या हर कपल सुबह उठ के प्राणायाम करता है, प्राणायाम इज जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जी, अगर आप वो करते हैं तो दैट इज वेरी गुड, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। जी, तो मैं कपल्स को यही सजेस्ट करूंगी कि टेंशन मत लीजिए। अगर 6 से 8 महीने तक, इनफैक्ट 1 ईयर तक आप ट्राई कर चुके हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, देन यू गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। और अच्छा, या फिर अगर आपके पीरियड्स में दिक्कत है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है गायनेक रिलेटेड, फिर आप जाइए। सिर्फ कंसीव करने के लिए अगर आप 30 की पहले की एज में है, तो नो नीड, बस एक फॉलिक एसिड लेना है, वो आप ले जी, लीजिए। या फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज देर इज नो नीड ऑफ एक्सटेंसिव टेस्टिंग कि आपको टेस्ट किया जाए जी, और फिर हम आपको गाइड करें कि क्या करना है। नो नीड। अगर 1 ईयर तक भी कंसीव नहीं कर रहे हैं, देन यू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा। मैम एक टर्म आता है आईवीएफ, तो वो क्या है? आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब दो टर्म्स हैं, एक आईवीएफ और एक आईयूआई। जी, तो इन दोनों में मैं बेसिक अंतर आपको समझा देती हूँ कि आईयूआई इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जी, हमने मेल्स का स्पर्म लिया,
उसको प्रोसेस किया मतलब अच्छी क्वालिटी का स्पर्म निकाला जी, और वो फीमेल में इंजेक्ट कर दिया। ओके, तो दैट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जी, अब ये उन लोगों में किया जाता है जिनमें अच्छा एग, हमें पता है कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम जी, नहीं जी, है, स्पर्म में काउंट में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो स्पर्म्स लिया और उसको जी, इंजेक्ट कर दिया। अब सेकंड इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज आईवीएफ। आईवीएफ में क्या करते हैं, हम फीमेल्स का एग लेते हैं, जी, मेल्स का स्पर्म लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता जी, है। जी, एक टेस्ट ट्यूब में दोनों को जाइगोट बनने तक डाल देते डाल हैं, देते हैं। एंड देन जब वो एक स्पेसिफिक जाइगोट उसको कहा जाता है, जब वो स्पेसिफिक कितने डेज का हो जाता है उसको फीमेल में वापस इंसर्ट कर देते हैं। जी, ये ज्यादा उन लोगों में किया जा सकता है जिनमें ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो उन लोगों में डायरेक्टली आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा, जी, बिकॉज ट्यूब का काम हमने बाहर निकाल के उन दोनों को फर्टिलाइज करके कर दिया। जी। तो मैम ये आईवीएफ कितना सक्सेसफुल रहता है या आपने आईयूआई बोला, ये कितना सक्सेसफुल रहता है? सक्सेस रेट देखिए दोनों का 30 to 40% है। अगर आप अच्छे सेंटर पे जाते हैं तो थोड़ा सक्सेस रेट ज्यादा होगा। अगर आप नॉर्मल तो सक्सेस रेट 30 to 40% तो माना जा सकता है, लेकिन वो सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करता है, ओके, प्लस आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज भी डिपेंड करता है। जी, कोई कोई सेंटर्स तो एज हाई एज 80% भी क्लेम करते हैं, ओह! 70 to 80%। बट ऐसा है कि अब ये नहीं डेटा में पूछ के तो नहीं देखा जा सकता, जी, लेकिन जी। हाँ मतलब गुड रिजल्ट्स हैं, इन अच्छा, सेफ हैंड्स द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अच्छा मतलब आजकल ये नहीं है कि कोई भी दंपत्ति है या कपल है, वो माँ-बाप नहीं बन सकते हैं आईवीएफ और आईयूआई के ज़रिए। बिल्कुल, जी, आजकल तो जिनका यूट्रस नहीं है, यूट्रस इज़ बच्चेदानी, जिनका जी, जी, यूट्रस भी नहीं है, वो भी कंसीव कर सकते हैं। बताइए। कैसे कर सकते हैं? जी, एग लिया, उनका ओवरीज़ अगर वर्किंग है, एग लिया, स्पर्म लिया और सरोगेट के अंदर डाला। सरोगेट इज़ सरोगेसी वो के थ्रू। मदर जी, जो आपका बेबी को वूम्ब दे देगी। जी, तो आजकल तो साइंस ने पॉसिबल बहुत है। तरक्की कर लिया है, जी, तो जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जी, इनफैक्ट जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कंसीव जिनको नहीं हो रहा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई से दिस ओनली जी, कि आप ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि बेबी नहीं होगा। जी, बेबी तो होगा ही, बट जी। कितना मेहनत लगने वाला है या कितना आपका एनर्जी स्पेंड होगा, वो वो कोई नहीं पता नहीं है। जी, जी। कहा जा मैम सकता। जैसे आपने अभी एग का नाम लिया था कि एग, तो मैम कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपने एग फ्रीज़ करा देते हैं। तो क्या ऐसा मतलब आम लोग भी हैं कि एग फ्रीज़ करा चुके हैं वो भी? बिल्कुल, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। इनफैक्ट इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस भी आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कैंसर है, हमें पता ही है कि ओवरी में एग्स जाने वाले हैं बाद में, तो जी, इट्स बेटर कि हम पहले ही फ्रीज़ करा देते हैं। अच्छा। प्लस एएमएच के द्वारा भी देखा जाता है कि अगर आपकी एग क्वालिटी पुअर होने वाली है, तो एग्स आप फ्रीज़ करवा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जिससे कि हम अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। खास करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं कि लेट एज में कंसीव जी, करना जी, जी, चाहते हैं, तो यंग एज के एग्स थोड़े हेल्दी हैं, तो दैट वो प्रिजर्वेशन के लिए जाते जी। हैं। एग फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, व्हिच इज एब्सोल्युटली आजकल ये नॉर्मल चीज है। अच्छा, मैम अभी एक पंजाब के एक सिंगर थे जो जिनकी मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी मदर ने बेबी डिलीवर किया और बेबी बॉय हुआ। तो क्या आईवीएफ के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि क्या लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है? ऐसा भी है? सी इंडिया में इसका काफी ज्यादा वो है कि जी, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, बट जान सकते हैं, बट कोई जानता नहीं है, मतलब इट इज नॉट मेडिको लीगल। मतलब डॉक्टर्स विल नेवर डू इट कि जी, क्यों जी। हम वो जी, करेंगे जी, ना, जी। बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो मेल फीमेल रेशो आपको पता होगा कि काफी ज्यादा दिक्कत में है जी, इंडिया जी, का। जी, जी। अभी तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया पंजाब हरियाणा का, जी, लेकिन पहले तो फॉर जब हम पढ़ाई किया करते तो आई रिमेम्बर 901 फीमेल्स फॉर 1000 बॉयज। बताइए। तो मतलब फीमेल रेशो फीमेल इतना बहुत कम था, कम था। तो जी, अब तो थोड़ा इम्प्रूव होके शायद 939 या 940 तक आया। एग्जैक्ट आई कैन नॉट कमेंट कि एग्जैक्ट कितना है, जी। बट अभी भी कम ही है। लेकिन पता यूजुअली इट्स नॉट इंडिकेटेड, कोई कि करता नहीं कर है नहीं और करना सकता भी है। नहीं चाहिए। जी, मैम जैसे मतलब आफ्टर 40 भी अगर एग फ्रीज़ ना हुए हो, तो क्या कोई महिला कंसीव कर सकती है? आफ्टर 40 भी कंसीव कर सकती है अगर पीरियड्स रेगुलर हैं, एग क्वालिटी गुड है। तो बहुत बारी फीमेल्स आती हैं आफ्टर 40 कंसीव करके आती हैं, कई बारी तो नेचुरली कंसीव करके आती हैं कि जी। व्हेन दे हैव टेकन ट्रीटमेंट, सब कुछ कर चुके हैं, अभी तक कंसीव ही नहीं हो पाए, लेकिन अचानक से कंसीव हो जाते हैं 40 के बाद, विच अच्छा इज मतलब हो सकता एब्सोल्युटली है ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा मैम प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस क्या होते हैं और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? प्रेगनेंसी के अर्ली साइंस आर नौशिया, ओके, वॉमिटिंग, ये तो बिल्कुल अर्ली साइंस हैं। देन वीकनेस,
जी, ब्लोटिंग रह सकता है, आपको बार-बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है। जी। दीज़ आर अर्ली साइन्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी। यूरिनेशन का मतलब है बार-बार बार-बार टॉयलेट के लिए आपको बिल्कुल, जाना पड़ेगा। बार-बार यूरिन जी, पास करने के लिए यूरिन जाने पास के लिए, करने के क्योंकि लिए। ऐसे यूट्रस रहता है, इसके ऊपर ही ब्लैडर रहता है। तो अच्छा, जैसे-जैसे यूट्रस ग्रो करता है, वो ब्लैडर की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। जी, तो यूजुअली फीमेल्स को रात को नहीं उठना पड़ता, बट दिस इज़ वन ऑफ द साइन्स कि मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले यूरिन जाना पड़ता है। जी, तो दीज़ आर अर्ली साइन्स ऑफ प्रेगनेंसी। फिर जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में मूवमेंट्स फील होने लगती हैं, बेबी बम्प आना शुरू हो जाता है, जी। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो फिर अच्छे से मूवमेंट्स, किक्स, सब वो मतलब वो सब सब पता साइन्स आ चल जाते जाता हैं। है। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। मैम डॉक्टर के पास हमें कब संपर्क करना चाहिए? एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अगर आप कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, तो जी, जैसे ही आपने यूपीटी पॉज़िटिव किया और आप फॉलिक एसिड भी अभी तक नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो वो प्रेगनेंसी किट आती है, आप उनकी बात कर रही हैं? बिल्कुल, जी, यूपीटी मतलब वो प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छा, किट जो आती है, जैसे ही आपने घर में चेक जी। किया, वो पॉज़िटिव आया, तो आपको अपने डॉक्टर के आपको पास तुरंत जाना डॉक्टर के पास चाहिए। संपर्क बिल्कुल, करना चाहिए, जिससे डॉक्टर आपको सही राय दे सकें। बिल्कुल। जी, मैम प्रेगनेंसी के दौरान क्या हमें खाना-पीना चाहिए? क्या खान-पान में ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा हो, वो उसकी ग्रोथ भी सही हो और वो हेल्दी भी पैदा हो? तो इसमें पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जी, जी। तो फर्स्ट इज़ अंडरकुक्ड मीट। अगर आप अच्छा, चिकन खाने के शौकीन हैं, नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं, तो प्रॉपर्ली कुक्ड खाइए। जी, घर में बना हुआ, साफ-सफाई से, हाइजीनिक वे से धुला हुआ, जी, प्रॉपर्ली कुक्ड चिकन या नॉन-वेज खाइए। जी, अगर आप वो बाहर का खाते हैं, तो कई बारी अंडरकुक्ड होता है, जिस जी, वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, सेकंड, रॉ एग बिल्कुल मत खाइए, कच्चे अंडे, जी, ये नहीं खाने हैं। जी, तीसरा, अगर आप फिश खाते हैं, जी। तो फिश उसका आप खास करके ध्यान दीजिए कि जिसका मर्कुरी कंटेंट ज़्यादा ना हो। अच्छा, मर्कुरी से सारी प्रॉब्लम्स हैं बेबी में। अच्छा। देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो है ही है, साथ जी, ही साथ जी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, कॉफ़ी। कॉफ़ी नहीं लेनी है। कॉफ़ी नहीं पीनी कैफ़ीनेटेड है बेवरेजेस बिल्कुल नहीं लेने हैं। और चाय? चाय भी नहीं लेनी है, लेकिन हाँ, दिन भर में आधा कप टैनिक एसिड है जी, उसमें, जी। ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ भी भरपूर, मतलब इतना नहीं लेना है। तो मैम प्रेगनेंसी में आपने बताया ये वेज में क्या ऑप्शंस हैं जो हम खा पी सकते हैं? सब कुछ खाइए वेज में। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जी, प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। जी। तो आप सब कुछ खाइए, लेकिन आप कितनी ही अच्छी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे, तो आप दिक्कत में जाएँगे। फॉर अच्छा, एग्ज़ाम्पल, नट्स खाने हैं, ज़रूर खाने हैं। 5 बादाम सोक करके लीजिए ओवरनाइट। अखरोट ओवरनाइट सोक करके लीजिए। लेकिन अब मैं बोलूँ कि नट्स आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं कि बोल भर के आप नट्स ही खा रहे हैं, दैट इज़ परेशानी। जी, अगेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड इन प्रेगनेंसी। जी, फॉर एग्जाम्पल, अभी सर्दी का मौसम आ गया, तो बथुआ, जी। साग, पालक, पालक, जी, मेथी, जी, जी, सब कुछ खाना है। लेकिन अब मेथी खाने बोल रहे हैं और अब रोज ही मेथी खा रहे हैं, जी। तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ये दिक्कत कर अदरवाइज देगा। सब कुछ खाना है, एक्सेप्ट चाय और कॉफी को छोड़कर। अच्छा, चाइनीज नहीं खाना है बिल्कुल वेज में। चाइनीज चाइनीज़ नहीं हैज खाना। एमएसजी। हाँ, एमएसजी डायरेक्टली बेबी फॉर्मेशन में दिक्कत करता है। तो अच्छा। चाइनीज नहीं खाना है, बाकी आप सब घर का बना हुआ सब कुछ खा सब कुछ सकते हैं। खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक मत लीजिए, जी, इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दैट इज प्रोसेस्ड शुगर। वो तो नहीं लेनी है। बिल्कुल नहीं जी, लेनी जी। है। मैम जैसे अभी आपने बताया कि वेज में आप सब खा सकते हैं। एक फल है पपीता, उसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये ये है ऐसा? बहुत ही बड़े वाला मिथ है, लेकिन अच्छा, क्योंकि वो सदियों से चलता आ रहा है, तो इसलिए लोग पपीता भी और कई लोग पाइनएप्पल भी। जी, जी, तो जी, इन दोनों के पाइनएप्पल। स्पेसिफिक कारण हैं। देखिए, जो पपीता पहले आता था, उसमें बीज होते थे, अ, तो बीज से अबॉर्शंस होती थी। अच्छा, प्लस कच्चे पपीते से बोलते हैं अबॉर्शंस होती थी। जी, लेकिन आजकल तो आता ही बिना बीज के है, या फिर अगर कोई खाएगा भी, तो वो बीज निकाल के ही ये खाएगा। खाएगा, जी, तो पपीता एज़ सच इज़ हार्मलेस, लेकिन जी। क्योंकि वो मिथ चला आ रहा है सदियों से, सर्दियों से तो तो इसलिए। ऐसे सिमिलरली फॉर पाइनएप्पल, जी, पाइनएप्पल अगर आप साउथ में चले जाएँ, जी, तो वो पाइनएप्पल खाएँगे ही खाएँगे। जी, लेकिन यहाँ पर कई बारी पाइनएप्पल आपको पुराना मिला, तो कई बारी वो इतना एलर्जी कॉज़ करता है, जी, जी, पूरा इचिंग गला होता छिल है। जाता जी, है, जी, इचिंग हो इचिंग। जाता है, जिस वजह से आप दिक्कत में आ सकते हैं। जी, तो इसलिए दोनों ही फ्रूट्स मना किए जाते हैं। दोनों ही फ्रूट्स मना किए तीसरा जाते हैं। आपका ये भी है, जैक फ्रूट, कटहल। ओके, कटहल, बहुत जी, सारे लोग ये भी आके पूछते हैं कि खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप डाइजेस्ट प्रॉपर कर पा रहे हैं उसको, तो तो सारी आप खा चीज़ें सकते हैं। जी, बाकी मैं सबसे यही सजेस्ट करती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, वो आप दोपहर में खाएँ, रात में रात में मत मत खाएँ। खाएँ। रात में लाइट खाना खाएँ। जी, तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ प्रॉब्लम होना भी होगा, पेट दर्द होगा, तो आप एटलीस्ट परेशान नहीं परेशान नहीं होंगे होंगे रात और में। दिन में डॉक्टर से भी तुरंत प्लस संपर्क कर डाइजेशन सकते भी हैं। दिन भर में अच्छा है अच्छा ना, रात रहेगा, में तो आप सो गए, सो तो गए। फिर डाइजेशन जी भी पुअर मैम, हो जी जाता है। मैम। तो मतलब ये मिथ है कि आप पपीता
पाइनएप्पल पाइनएप्पल नहीं और खा जैकफ्रूट मतलब कटहल नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं, ठीक है? पर हाँ, अपने गायने से ज़रूर सलाह लें एक बार। बिल्कुल, जी, तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि प्रेगनेंसी की चीज़ें आपने हमें बताई। कहते हैं कुछ लोग कि सुबह-सुबह आप अगर छेना खाएँगे या फिर आप सफ़ेद नारियल या सुबह सफ़ेद चीज़ खाएँगे तो बच्चा गोरा पैदा होगा। तो क्या ये भी सच है कि ये मिथ है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं ये है? भी एक मिथ ही है, जी। बिल्कुल मिथ है बिकॉज़ जो बेबी है वो तो अपने पेरेंट्स में ही जाने वाला जी, जी। है ना? पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स में भी जा सकता है। जी। तो जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसा उनका फीचर्स होगा, इवन ब्रेन से भी जैसे आप थोड़ा बहुत फ़र्क कर सकते हैं बिकॉज़ आप डीएचए ज़्यादा ले लेंगे तो ऑब्वियसली जी, बेबी जी। ब्रेनी हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ ये सारा कुछ पेरेंट्स के जीन्स पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये कि दिस आप इज़ अ प्योर मिथ कि छेना खाएँगे तो आपका बच्चा गोरा होगा, या ऐसा कुछ नारियल नहीं है। खाएँगे और तो नारियल खाएँगे, जी। सफ़ेद चीज़ खाने से सुबह-सुबह ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मिथ है। जी। बिल्कुल। मैम, सफ़ेद पानी एक महिलाओं में बहुत बड़ी समस्या है आजकल। तो ये कब नॉर्मल है और कब ये हमें किसी परेशानी में डाल सकता है? सफ़ेद पानी अगर किसी फीमेल को आता है तो महीने के कुछ दिनों में सफ़ेद पानी आना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जी, लेकिन अगर उसमें स्मेल है, जी, अगर उसमें इचिंग है जी, या फिर वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि पूरा अंडरगारमेंट सोक हो जा रहा है, जी, तब जी। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क मतलब करना ये है। दिक्कत वाली चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन महीने के कुछ दिनों में जब आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्ले कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में सफ़ेद पानी आना इज़ नॉर्मल। नॉर्मल, जी। तो मैम इससे समस्या क्या हो सकती है? अगर आपने कहा कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या समस्या तो आ ये सकती है? वेजाइनल इन्फेक्शन का कारण है। अच्छा, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, देन अगर इन्फेक्शन बढ़ते-बढ़ते चले जाएगा, तो पूरा पीआईडी बोलते हैं उसको, अच्छा, पेल्विक फ्लोर पूरा इन्फेक्शन हो सकता है। तो जी, उसके आपको यही ध्यान देना है कि पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, देन पानी भी अलग-अलग टाइप्स का है। जी, अगर एकदम पानी की तरह आ रहा है, तो भी उसका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंडिकेट जी, करता जी, है। कई बारी एकदम फटे-फटे दही की तरह एकदम व्हाइट कलर का आता है, जी, जी, जिससे कि इचिंग भी ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन। कई ओके, बार कलर्ड आता है, फॉर एग्जांपल ग्रीनिश होता है, जी, तो दैट इंडिकेट्स ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन। तो अलग-अलग इन्फेक्शन है, अगर आपका इतना मात्रा में है कि आपका पूरा अंडरगारमेंट सोक हो जा रहा है, जी। या आपको इचिंग है, या आपको स्मेल है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मैम, करनी है। अभी एक रील चली थी कुछ दिनों पहले, इंस्टा पे शायद आपने भी देखी हो, कि वजाइना जो डिस्चार्ज है उसका वजाइना का, उससे आप दही जमा सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें ऐसी जो आती हैं अनाप-शनाप देखने को मिलती आई हैं? डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल होता होगा, जी, बट एनीवेज वो क्योंकि बेसिलाए तो होते हैं अपने जी, विजाइना में, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जी, देन अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे मैं बताना चाहूंगी सब दर्शकों को जी, कि क्योंकि गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट है ऑलरेडी आपके विजाइना में, तो आप ये अलग अलग तरह के वॉशेस यूज मत कीजिए। जी, ये उससे बहुत जो भी अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो उस केसेस में जब आप परसिस्टेंट यूज करते गए 6 महीने साल, तो फिर आपको इन्फेक्शंस होना शुरू होती हैं। अच्छा, वॉश इट विथ वाटर ओनली, वॉश योर पेरिनियल रीजन सिर्फ पानी से धोइए। आप उसमें सोप का भी इस्तेमाल मत कीजिए, डिटॉल? और वॉशेस का डिटॉल तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, डिटॉल तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जी, क्योंकि डिटॉल से तो कपड़े मतलब धुले जाते धुले हैं, जाते हाँ। हैं। आपको अपनी स्किन पे डिटॉल यूज़ नहीं करना है। मैम बहुत सी बीटाडीन जी, फिर भी कर सकते हैं। अच्छा, बीटाडीन अगेन इज़ एंटीसेप्टिक, फिर भी सेफ है वो। बट डिटॉल आपको अपने बॉडी में प्राइवेट एरियाज़ में बिल्कुल यूज़ नहीं जी, करना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये है कि आजकल वजाइना को क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वॉशेज़ आ गए वॉशेज़ हैं, आ चुके हैं बिल्कुल। और वो दिखाते हैं कि डॉक्टर ही उनका एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, मतलब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसको कि नहीं ये सही है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सेफ है ये। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगी? तो ऐसी फीमेल्स को मैं कहूँगी आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, जी, मेडिकेटेड वॉशेज़ यूज़ कीजिए। जी, मेडिकेटेड वॉशेज़ भी आपको डेली यूज़ नहीं करने हैं। मत हफ्ते वन्स इन में, अ वीक हाँ, वन्स और ट्वाइस इन अ वीक, अच्छा ट्वाइस इन दैट्स इट। जी, बाकी दिन पानी से। पानी से। अगर कुछ परेशानी है, इचिंग है, फिर तो करना ही है, फिर तो वॉश भी यूज़ करना है और क्रीम भी यूज़ करनी है। जी, अदरवाइज़ अगर कोई परेशानी नहीं है तो रेगुलर आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज़ एनी वॉशेज़। कोई 40s वॉश तक, नहीं यूज़ 50s करना तक है। जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, तब तक कोई वॉश यूज़ मत कीजिए। हाँ, मतलब अगर आपको ज़्यादा कोई इचिंग या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने गायने से कॉन्टैक्ट कीजिए मतलब ये यूज़ मत करिए ऐसी चीज़ें जो आपको फालतू में नुकसान देते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मैम जैसे अब हम लोग हैं, महिलाएँ हैं, तो उनको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कब उन्हें अपनी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए? मतलब रूटीन चेकअप्स गायने के पास जाना चाहिए कि फिज़िशियन के पास? क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि हम किसके पास जाएँ?
सी 30 से पहले 30 की एज से पहले तो आपको यूजुअली किसी चेकअप की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर आपका जी, पीरियड रेगुलर है, अगर आप अदरवाइज बहुत ज्यादा ओबीज नहीं है, बेबीज हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है तो नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन 30s के बाद आई सजेस्ट ईच एंड एवरी फीमेल कि एवरी ईयरली आपको बॉडी चेकअप कराना है। जी। और 35 के अबव तो पैप स्मेयर और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कराना है। हाँ, ब्रेस्ट का तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जी, प्रचलित हो गया आजकल, अगेन उसके कारण फिर से सेम है, प्रोसेस्ड फूड, यही सब कारण है उसके। जी। लेकिन उन सब कारणों, उन सब डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी हो तो आपको चेकअप एवरी ईयरली, एवरी 6 मंथली, डिपेंडिंग कि आपका कैसा वो है इन द सेंस कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, जी, तो एवरी 6 मंथली आपको जाके चेकअप कराना है। अच्छा। फर्स्ट रिलेटिव में है तो 6 मंथली कराना है। देन डिपेंडिंग आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप हर 6 मंथली वाली श्रेणी में आ रहे हैं, एवरी ईयरली श्रेणी में आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको एवरी ईयरली तो जाके करवाना ही है बॉडी चेकअप, जी, क्योंकि जब तक आप बॉडी चेकअप कराएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका विटामिन डी कम है। अच्छा। और फिर जब आप मेरे पास आते हो तब सीधा 2-3 इतना लेवल का होता है विटामिन डी। तो इससे समस्या हो जाती है। बिल्कुल, विटामिन डी से सब कुछ समस्या है ना। अच्छा, विटामिन डी से कई बारी हेडेक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस जी, लेवल तक विटामिन डी रोल प्ले करता अच्छा। है। मैम क्या जैसे आपने एक थायराइड बोला था, तो थायराइड क्या पॉइज़न भी बॉडी में बनाने लगता है? ऐसा कुछ भी है? थायराइड पॉइज़न तो नहीं बनाता है, बट थायराइड से हमारा पूरा बॉडी रेगुलेट होता है। जी, इन द सेंस अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम है, तो टीएसएच करके एक हार्मोन होता है, वो बढ़ा हुआ आता है। जी, अगर टीएसएच बढ़ा होगा तो थायराइड हार्मोन कम होगा। थायराइड हार्मोन कम होगा तो सब तरीके की दिक्कतें चालू हो जाएँगी। पीरियड प्रॉब्लम्स, जी, स्किन प्रॉब्लम्स, जी। हेयर प्रॉब्लम्स, सब स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका थायराइड इम्बैलेंस है और तो। अगर थायराइड ज़्यादा बढ़ जाए और डॉक्टर के पास हम उस टाइम ना जा पाएँ, हमें पता ही ना हो कि हमें थायराइड है, तो उस केस में स्किन क्या इत होता है? स्किन इतना रफ हो जाएगा कि क्रोकोडाइल स्किन बोलते हैं उसको। फिर ओके, उसके ऐसे स्केल्स दिखाई देने शुरू हो जाते जी, हैं। पीरियड्स कई बारी महीनों तक आता ही नहीं है फिर, या अच्छा, फिर इतना इर्रेगुलर हो जाता है कि उसको ठीक कर लेना मुश्किल हो जाता है। जी, सिमिलरली बाल इतने झड़ने लगते हैं कि पेशेंट कई बारी थायरॉइड से नहीं आता आपके पास, हेयर बाल फॉल से झड़ने। आता है। जी, जी, नींद नहीं आती, कई बारी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जी, तो जी। ये सब कारण है थायरॉइड के बढ़ने से। अच्छा, जो मैम एक कोई थायराइड ऐसा भी होता है जो पतला करने लगता है ये इंसान को। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जो ये बोलते हैं कि थायराइड पतला करने वाला, थायराइड मोटा करने जी, वाला। ये मैंने भी सुना है। तो ये यही हम बोल सकते हैं कि अगर थायराइड बढ़ रहा हो, कई बारी थायरॉक्सिमिया हो जाता है, जी, बढ़ रहा होता है, तो उससे शायद वेट लूज़ होता होगा। जी, सिमिलर जैसे डायबिटीज़ में वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। जी, लेकिन अगर टीएसएच बढ़ा हुआ होगा तो उससे वेट गेन होगा, जो कि यंग फीमेल्स में होता है आजकल ज़्यादा, तो वो वेट गेन वाला ज़्यादा होता है। जी, जी। मैम जैसे आप बोल रहे थे ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्पटम्स हमें दिखाई देने लगे, जिससे हम बचाव कर सकते हैं? इसमें मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगी कि ब्रेस्ट पेन जो हर फीमेल को कभी ना कभी लाइफ टाइम में ज़रूर होगा, दैट इज़ नॉट द सिम्पटम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी घबराई हुई हालत में मेरे पास आती हैं कि मैम ब्रेस्ट पेन हो रहा है, जी, तो मैं कहीं कैंसर तो नहीं हो गया मुझे? जी, जी, या फिर कई बारी छोटा-सा लम्प होता है, जी, जो कि फाइब्रोएडिनोमा होता है। जी, लेकिन वो इतना घबरा के आती हैं आपके पास कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो ये दोनों भी सिम्पटम्स नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के सिम्पटम्स क्या रहेंगे कि आपका एक्सट्रीम ब्रेस्ट साइज़ कई बारी चेंज होना शुरू हो जाता है। या फिर कभी-कभी ग्रोथ होती है ब्रेस्ट में कि जो एकदम से बढ़ने लगती है। जी, रेडनेस इन द ब्रेस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर कैंसर का साइन। कि डिस्चार्ज होता है ब्रेस्ट से, जो अच्छा, कि अलग-अलग कलर का हो सकता है, व्हाइटिश हो सकता है या ब्लड। रेडिश हो सकता है, बिल्कुल। जी, तो जी, डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट इज़ द साइन ऑफ ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर। कैन बी द साइन ऑफ, वो भी नहीं है कि डिस्चार्ज हुआ तो जी, फिर आप घबराई हुई हालत में आए कि जी, मैम जी, ने बोला था डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज। ब्रेस्ट कैंसर, इट्स नथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ प्रोलैक्टिन बढ़ता है आजकल, वापस वो भी स्ट्रेस से बढ़ता जी, है, जी। उसकी वजह से भी व्हाइट कलर डिस्चार्ज होता है। अच्छा, तो मतलब इस ब्रेस्ट, स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बिल्कुल, बीमारियों का मेन कारण है स्ट्रेस। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मैम बर्थ कंट्रोल क्योंकि कई पेरेंट्स तो जो होते हैं वो कहते हैं एक बच्चा हो गया, अब हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो उसके लिए पिल्स औरतों को ही खानी होती है, तो उसके लिए क्या मतलब कितने टाइम तक हम ये पिल्स ले सकते हैं? और क्या और अलग चीज़ें हैं जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है? बर्थ कंट्रोल के लिए देखिए, मेल्स के लिए भी चीज़ें हैं और फीमेल्स के लिए भी जी, चीज़ें हैं। अगर तो परमानेंट की तरफ जाना चाहें तो ट्यूबेक्टमी है फीमेल्स के लिए, मतलब ट्यूब्स को कट करके बाँध ब्लॉक। दिया जाता है, जी, ब्लॉक कर दिया जाता है।
और मेल्स के लिए वसेक्टमी है। मेल्स का वसेक्टमी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, दे आर अवेयर ऑफ दैट कि वसेक्टमी जो है वो ओपीडी प्रोसीजर है। अच्छा। ओपीडी में सर्जन्स कर सकते हैं एंड इट इज मच मच सेफर। जी। बट क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो लोग जी। प्रेफर नहीं करते, तो परमानेंट में तो हो गया जी। ट्यूब्स का ट्यूबेक्टमी एंड वसेक्टमी। अदरवाइज और जो तरीके हैं, फर्स्ट इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसमें आपके कॉन्डम्स वगैरह आ जाते हैं। जी। कॉन्डम्स हैव अ हाई फेलियर रेट। अगर आप प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट देन condoms is not the right choice. जी। जी। Then next in line pills. Pills are absolutely safe. Pills का एडवांटेज है कि पीरियड एकदम रेगुलर हो जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा सिस्ट है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जी। प्लस जब आपको बेबी चाहिए आप पिल्स छोड़िए तो रिबाउंड ओवुलेशन होगा, बेबी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन साइड इफेक्ट ये है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कि आपको रोज लेना है वो पिल, विच इज छोड़ना अगेन नहीं है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा। ओके। बीच में नहीं छोड़ सकते। जब जी। आपको बेबी करना है तब आपने छोड़ दिया, दैट इज ओके। जी। जी। बट बीच बीच में आप आज लिया कल भूल गए, परसों लिया ऐसा फिर नहीं भूल करना गए, है। बिल्कुल इरेगुलरिटी विल हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन जी। दैट। जी। देन थर्ड भी है एक, अच्छा। अच्छा। जी। जी। जरूर जरूर। पिल्स के बारे में बता दिया, कॉन्डम्स के बारे में बता दिया। देन थर्ड इज इंजेक्शंस। अच्छा, इंजेक्शन भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। इंजेक्शंस आप साल में सिर्फ 4 लेने होते हैं, जी। एवरी 3 मंथली, जी। विच इज वेरी वेरी सेफ। वो फीमेल्स जो बहुत ही थिन है, जिनमें जी। हम चाहते हैं पीरियड्स कम आए, अच्छा। इंजेक्शंस का साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जी। पीरियड्स आए ही नहीं। तो जो हाँ। ऑलरेडी थोड़ा हैवी है या जिसका वेट थोड़ा ज्यादा है, उनको हम इंजेक्शंस नहीं सजेस्ट करते। जी। अदरवाइज इंजेक्शंस इज वेरी गुड ऑप्शन। देन मल्टीलोड। अच्छा। मल्टीलोड इज अनदर गुड ऑप्शन। मल्टीलोड मतलब जो पहले कॉपर टी आती थी, जी। अब वो मल्टीलोड के रूप में आती है। अच्छा। तो मल्टीलोड इज फॉर 5 years। जी। तो आई सजेस्ट, माय फेवरेट थिंग टू गो इज फॉर मल्टीलोड। अच्छा। कि एक बेबी हो गया, दूसरा बेबी अभी करना नहीं है, आप ऑलरेडी 35 years के हो चुके हैं, जी। मल्टीलोड लगवाइए, 5 years का हो जाएगा। देन 40 years पे आ गए आप, और एक आप और बारी मल्टीलोड लगा लीजिए, जी। दैट्स इट। तो आपको परमानेंट भी नहीं करना पड़ा जी। और आप टेंशन फ्री भी रहे कि रोज रोज कोई चीज लेने के लिए। अच्छा। अच्छा मैम, मेनोपॉज की क्या एज एज होती है कि इस टाइम पीरियड्स हमारे अब रुक गए हैं, तो क्या सही है? जैसे आपने 52 बोला था, अभी आपने बोला था कि 47 48, अगर इसके बाद भी किसी का होता है तो क्या मतलब एक मीनोपॉज आजकल थोड़ा यंग एज में होने लग गया है। फॉर एग्जांपल 46 47 48 तक यूजुअली मीनोपॉज हो जाता है। बुक स्टिल मेंशन 52, बट राइट एज कुछ नहीं है। राइट एज वही है कि आपको बिना सिम्टम्स के, बिना किसी तकलीफ के मीनोपॉज हो। अच्छा। और सिम्टम्स उसके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वासोमोटर सिम्टम्स, जिसमें हॉट फ्लैशेस होगा, जी। जी। बैठे जी। बैठे इतना पसीना आएगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। जी। देन सेकंड इज विजाइनल ड्राइनेस वगैरह हो सकता है। अच्छा। अच्छा। एंड थर्ड इज चिड़चिड़ापन, ये बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी भी चीज मतलब पर। इमोशनली भी आप बिल्कुल काफी ट्रॉमा से गुजरते हैं। बिल्कुल। तो उस जी। केस में हमारे हस्बैंड्स को ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है जी। कि वो एज है, वो हॉर्मोन्स है जो ये चीज करवा रहा है। जी। इट्स नॉट कि आपकी वाइफ ही चेंज हो गई है जी। या जी। उनका नेचर ही चेंज हो गया है। दिस टाइम शेल पास एंड वो वापस नॉर्मल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हस्बैंड को सपोर्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल इन जी। केसेस में हस्बैंड्स की काउंसलिंग ज्यादा करना मैं प्रेफर करती हूँ। अच्छा। अच्छा मैम, एक इसी में आता है एचआरटी। HRT इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा। यूजुअली वो हम बहुत जल्दी प्रेफर नहीं करते, लेकिन जब भी कोई भी सिम्टम इनमें से जो हमने बोला, चिड़चिड़ापन या वेजाइनल ड्राइनेस या फिर हॉट फ्लैशेस जरूरत से ज्यादा मात्रा में हो जाए, जी। तब हम HRT रिकमेंड करते हैं। अच्छा। अदरवाइज कोई फीमेल्स होती हैं जिनमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर ओवेरियन। जी। जी। हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओवरीज ने काम करना 30s में ही बंद कर दिया, तो अच्छा। उन केसेस में आप HRT ले सकते हैं। अच्छा। देन कोई फीमेल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ, बहुत जल्दी हिस्टेरेक्टमी हो गया, हिस्टेरेक्टमी मतलब बच्चेदानी बहुत जल्दी निकल गई, जी। तो सर्जिकल मीनोपॉज बोला जाता है उसको, कि जी। सर्जरी के द्वारा हमने मीनोपॉज करवा दिया। तो अच्छा। उन केसेस में ये लेना पड़ सकता है लेना पड़ सकता है HRT। एचआरटी। बिल्कुल अच्छा मैम, जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, कभी कभी किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है और किसी का लो होता है, तो ऐसे केसेस में क्या, और कभी कभी डायबिटीज भी हो जाती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज जी। बोलते जी। हैं उसका। जी। तो हाँ, तो ये तीनों ही तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं। सी हाई बीपी के पेशेंट्स तो हैं, लेकिन लो बीपी भी मिथ है एक। अच्छा। कोई बीपी लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नॉर्मल बीपी ही 90/60 रहता है और मुझे जी। कोई चक्कर नहीं आ रहे, मेरा नॉर्मल बीपी ही उतना है, तो देन इट्स फाइन। अच्छा, ठीक लो है। बीपी एज लॉन्ग एज आपको चक्कर नहीं आ रहे, आप गिर नहीं जा रहे या आपको डिजीनेस नहीं लग रहा, तो लो बीपी कुछ नहीं होता। अच्छा। किसी किसी का नॉर्मल बीपी ही कम रहता है। अच्छा। और प्रेगनेंसी में हमें लो बीपी से बिल्कुल परेशानी कोई नहीं है। परेशानी नहीं है। अच्छा। हाई बीपी हमारे लिए परेशान वाली चीज है।
अगर बीपी हाई है जी, तो उसके अलग-अलग कारण हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्विन्स हैं तो कई बारी हाई बीपी हो सकता है। जी, देन अगर आपने बहुत लेट एज में कंसीव किया है या बहुत यंग एज में यंग एज, कंसीव किया है, जी, तब भी हाई बीपी हो सकता है। ओबेसिटी इज़ द कारण ऑफ हाई बीपी। जी, देन बीएमआई बढ़ा होना इज़ द कारण ऑफ हाई बीपी। जी, आपकी फैमिली में कोई हाइपरटेंसिव है, आप पहले से ही आपका बीपी बढ़ा हुआ था, जी। वो इज़ द कारण ऑफ हाई बीपी। मैम जैसे प्रेगनेंसी में कभी-कभी क्या होता है कि बेबी कंसीव कर लिया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए कि ब्लीडिंग हो रही है और हम डॉक्टर के पास नहीं है, मतलब रात में हुई और हम कोई संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी इज नॉट अ गुड साइन। अगर ब्लीडिंग हो जा रही है तो चाहे मिडनाइट में हो रही है, चाहे जी, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हो रही है, सेकंड में हो रही है या जी, थर्ड में हो रही है, ब्लीडिंग इज नॉट अ गुड साइन। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना ही है। अब यहाँ पे जैसे एनसीआर का कल्चर है कि डॉक्टर से आप संपर्क नहीं कर पा रहे, तो जी, आप हॉस्पिटल जाइए। आप अपने डॉक्टर से फर्स्ट ही विजिट पे पूछ लीजिए कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हमें किस हॉस्पिटल में जाना है। जी, तो आई एम श्योर वो आपको बताएंगे। ब्लीडिंग हुआ तो आपको घर पे नहीं बैठना है, अच्छा, यू मस्ट रश टू अ हॉस्पिटल। चाहे थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो तो हम उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोल सकते हैं, बट वो अर्ली प्रेगनेंसी में होगा। वो और बाद में होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल ब्लीडिंग से। अच्छा, वो हल्का लाइट पिंक कलर का होगा, छोटा-सा ब्लीडिंग होगा और फिर खुद ही बंद हो जाएगा। अच्छा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग प्रॉपर हो रहा है, पैड्स आप सोक कर रहे हैं, देन तो किसी भी हालत में घर में नहीं बैठना है, जाना ही अच्छा, है डॉक्टर के जाना ही पास। है डॉक्टर के पास। बिल्कुल, मैम बिल्कुल। प्रेगनेंसी में थायराइड हो जाता है, तो वो क्या उसी टाइम ठीक हो सकता है कि आप जब प्रेगनेंसी ओवर होगी तो ठीक हो जाएगा कि ये लंबा चलता है? 80% केसेस में थायराइड भी और डायबिटीज भी जी, रिवर्ट बैक टू नॉर्मल हो जाता है, अच्छा नॉर्मल हो जाता है। जी, लेकिन 20% में वो परसिस्ट कर जाता है। अच्छा, तो कई बारी जब प्रेगनेंसी के बाद हम पेशेंट को चेक कराने को बोलते हैं वापस जी, कि आप चेक कराइए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, देन एवरी 6 मंथली एंड देन एवरी ईयरली। जी, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। मतलब थायराइड हो गया या कुछ भी है ये आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाता है मतलब बिल्कुल, प्रेग्नेंट 80% लोगों में जी, ठीक हो जाता है, 20% में परसिस्ट कर जाता है। जी। मैम जैसे बच्चा डिलीवर हो गया तो आजकल एक डिप्रेशन आ गया है, पोस्ट पोस्ट प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी डिप्रेशन। डिप्रेशन जी, बिल्कुल, आजकल नहीं आ गया, वो हमेशा से ही था, पहले जी, इस पे गौर नहीं किया जाता था, जी, अब आजकल इस पे गौर किया जाता है। जी, बिकॉज़ अगेन स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न। जी, पोस्ट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के स्ट्रेस होता है, तो जी, नींद लेना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। जी, उस समय आपको फैमिली सपोर्ट एक्चुअली लगता है, बिकॉज़ अगर आप पूरी रात जग के बेबी को देख रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। जी, पहले की मदर्स करती थी, बट आजकल हम मल्टीटास्किंग करते हैं, जी, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही घर की फीमेल वो अपना ऑफिस भी देखे, वो बेबी को भी पूरी रात देखे। तो उन केसेस में पोस्ट ट्रॉमेटिक हो जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी हो स्ट्रेस जाता है। हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भरपूर नींद लीजिए, हैप्पी रहिए। आप ये सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं, जी, जिनको सच में, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जो जो आईवीएफ कंसीव भी नहीं कर ले पा जा रहे हैं। पा रहे हैं, बिल्कुल। तो आप उसको एज़ अ ब्लेसिंग लीजिए। जब हम उसको एज़ अ ब्लेसिंग लेते हैं, तो बहुत बारी हम सेटल हो जाते हैं। जी, जी, बट जब हम उसको एज़ अ काम लेते हैं कि जी, ओहो! पूरी रात जगना है, जी, अब हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, जी, अब इसने सुसु-पॉटी कर दिया, मतलब कैसे चलेगा हम कैसे आगे? चलेगा? जब हम वो घबरा जाते हैं, तो जी। तब हमें प्रॉब्लम स्टार्ट प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट हो जाती है। मैम कुछ मतलब माएँ ऐसी भी आती होंगी जो प्रेग्नेंट होने के बाद थोड़े से उनके टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, तो क्या मतलब क्या प्रेगनेंसी एक बीमारी की तरह लेते हैं लोग कि एन्जॉय भी करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग एन्जॉय भी करते हैं जी, और बहुत सारे लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं, थ्रू जी। आउट द प्रेगनेंसी स्ट्रेस में रहते हैं, खास करके जिनके 1-2 अबॉर्शंस हो चुके होते हैं। नहीं, जो मैम प्रेगनेंसी होती है और उन्हें लगता है कि घर में कोई काम ना बोला जाए, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ, 1 या 2% फीमेल्स ऐसी भी होती होंगी जो मुझे अलग से आके बोल देती हैं कि प्लीज़ बोल दीजिएगा कि मुझे बेड रेस्ट करना है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, एन्जॉय कीजिए, बेड अपनी रेस्ट कीजिए प्रेगनेंसी जब एन्जॉय कीजिए। बिल्कुल। और ऐसी भी फीमेल्स हैं जिनको बोलते रहो आप कि काम मत करो हाँ, एंड दे विल कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सुबह तक जी। ऑफिस जाएँगे और शाम को आके डिलीवर अच्छा, करेंगे। कुछ कामचोर प्रेगनेंसी वाली चीज़ें होती हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कामकाजी होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। हर तरह की फीमेल्स हैं हर और जिस तरह की आती हैं, हम उसी उनके साथ तरह से डील करते हैं वैसे बिल्कुल ही। डील करते हैं। जी, मैम यूटीआई के कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं? यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जी, पेशाब में इन्फेक्शन होना। जी, फीमेल्स में अगेन बहुत ही कॉमन है। जी, व्हाई कॉमन है? बिकॉज़ जो फीमेल्स का यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा मतलब ब्लैडर से जो चीज़ यूरिन बाहर निकालती है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। जी, वो बहुत छोटा है।
तो अच्छा। तुरंत हम इन्फेक्शन कैच करते हैं। अगर हमने कोई गंदी जगह पे यूरिन पास कर दिया है, जी, तो तुरंत वो कैच होता है। तो सिम्पटम्स है इसके बार-बार यूरिन जाना, जी, या फिर यूरिन में बर्निंग होना, जी। या फिर यूरिन पास करने के बाद वहाँ पे हल्की टिंगलिंग होना, अच्छा, और लेटर स्टेजेस में पेन भी होता है। जी, उससे लेट स्टेज में फीवर विद चिल्स भी इसी का सिम्पटम है। जी। उसके लिए आपको अगेन अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। खुद से मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेना यूरिनरी इन्फेक्शन में। एंड आई विल सजेस्ट कि आप यूरिन टेस्ट करा के इन्फेक्शन का मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, अच्छा, बिकॉज़ एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। जी, अगर आपने अंधेरे में तीर मारा, लग गया तो ठीक, अदरवाइज़ अगर आपके पास कल्चर का रिपोर्ट नहीं है और आपने मेडिसिन दिया, या फिर आपने खुद से भी मेडिसिन लिया, तो देन फिर आप उसमें आ जाते हैं प्रॉब्लम में कि प्रॉब्लम में आ अब जाए। इससे तो ठीक हुआ नहीं, जी, नेक्स्ट हम कल्चर करा नहीं सकते, बिकॉज़ एंटीबायोटिक लेने के बाद कल्चर रिपोर्ट सही जी, आएगी नहीं। जी, जी। तो ऑलवेज़ गो फॉर टेस्ट फर्स्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर और फिर मेडिकेशन लीजिए अच्छा, यूरिन का। और इससे बच कैसे सकते हैं हम? जी, पानी पीजिए भरपूर। 4 अच्छा, से 5 लीटर अगर आप पानी पीते हैं दिन में, जी। तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत-बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा मैम बार-बार अगर यूटीआई मतलब हो रहा है, तो ये मतलब क्या सिम्पटम्स हैं ये कि इसके लिए कब हमें टेस्ट कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए और ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन वापस वही मैं बोलूँगी कि ये इन्फेक्शन अंदर से नहीं आ रहा है, बॉडी के अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर ही है। ये बाहर से ही अंदर जा रहा है। जी, तो सबसे पहले तो आपको कारण फाइंड करना है, जी, जिसमें अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं बार-बार, या फिर आप पानी कम पीते हैं, या फिर आप यूरिन होल्ड करके रखते हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो आपको बंद करना होगा। अच्छा, कई बार ये देखा गया है कि रिलेशन करने की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता अच्छा, है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स आर जस्ट द कैरियर्स, मेल्स में इम्यूनिटी अच्छी है, जी, वो जस्ट एक कैरियर का काम करते हैं। रिलेशन हुआ, अगले दिन से आपको यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू कर जी, दिया। जी, अगर आप बार-बार यूरिन इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, तो ये आपको कारण ढूँढना होगा, और जी, वो कारण आप ही ढूँढ सकते हैं। कारण जी, इन्हीं चारों पाँचों में से कोई एक होगा। जी। अगर आप कारण ढूँढ के जब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आपको 100 बार ट्रीट कर लें, वो वापस आप यूरिन तो ये इन्फेक्शन कोई लेके बहरी आएँगे। मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी का भी रूप ले सकता है। बिल्कुल, अगर आप नॉन ट्रीटेबल यूटीआईज़ को देखें, तो ये जैसे-जैसे इन्फेक्शन ऊपर जाएगा, पहले ब्लैडर में आके बैठेगा। ब्लैडर जी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ओह! और फिर धीरे-धीरे वही इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक भी जा सकता है। तो मतलब पूरा शरीर खराब हो जाएगा। बिल्कुल, जी। ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर लेना है यूरिन इन्फेक्शन का। अच्छा। मैम जैसे कई सारे पेरेंट्स तो आपके पास ऐसे भी आते होंगे, कपल्स ऐसे आते होंगे कि हमारे पास 2 बेटियाँ हैं या 3 बेटियाँ हो चुकी है, 1 लड़के के लिए हम आए हैं। तो ऐसे केसेस में कि लड़का तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? कैसे इनको डील करती हैं? मतलब क्योंकि अभी आपने बोला कि रेट बताया था आपने, तो कैसे आप इनको डील करती हैं ऐसे कपल्स को? अब एजुकेटेड सोसाइटी में ऐसे लोग कम आते हैं जी, कि जो बेटे के इतने ज़्यादा वो होते हैं, लेकिन फिर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो चीज़ पूरी तरह से तो अभी नहीं गई जा नहीं है। सकती है। जी, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि डाउन द लाइन आप देखिएगा, आने वाले 20 सालों में जिन पेरेंट्स के 2 फीमेल्स हैं, वो जी, मच हैप्पियर रहने वाले हैं, जी, रेदर देन जिनके 2 बेटे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ गर्ल्स आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, जी, जी। बॉयज़ आर नॉट। अगर एक बारी शादी हुई, तो बस देन मतलब वही चीज़ है, हमारी तो चिड़िया थी, आपके घर में चील बन गई और आपकी चिड़िया हमारे घर में चील बन के आई है। बिल्कुल, बिल्कुल कह जी, सकते हैं जी। आप ये चीज़। तो मैम इंडिया में जैसे मान लीजिए कई कपल तो ऐसे भी होते हैं कि उनको 2 बच्चे हो गए हैं और तीसरा कंसीव कर लिया है मदर ने, तो उसमें अबॉर्शन कराने की क्या लीगल चीज़ें हैं कि अबॉर्शन कब तक करा सकते हैं और कब नहीं करा सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या मतलब कर सकते हैं? अगेन आई विल सजेस्ट एवरी एजुकेटेड कपल कि आप पहले ही कॉन्ट्रासेप्शन कीजिए। आप ऐसी नौबत आने ही मत दीजिए कि आप कंसीव हो जाएँ और फिर हमें अबॉर्ट करना पड़े। जी, जी। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ ही गई, तो मेडिको लीगली सेफ है अबॉर्शन। 12 वीक्स तक था, अब तो उसका और ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ गया है, बट 12 वीक्स पे बेबी पूरा बन जाता है। अगर आप कंसीव कर ही गए हैं और अगर आपको अबॉर्ट करना ही है, तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कंसल्ट कर लीजिए। आप जी। बिल्कुल अबॉर्ट कर सकते हैं। पहले तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए, आ ही गई तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उसको अबॉर्ट करवाइए। मेडिसिन्स हैं आजकल जिससे कि एकदम सेफ अबॉर्शंस होती हैं। किन्हीं केसेस में मेडिसिन्स वर्क नहीं करती, सपोज़ जी, आपके 2 सिज़ेरियंस हो रखे हैं या और भी कुछ जी, मल्टीपल जी। रीज़न्स हैं, मेडिसिन्स पूरी तरह से वर्क नहीं करती, तो सर्जिकल हम कर सकते हैं। अच्छा मतलब 2 मेथड हैं, एक दवाई के थ्रू मेडिकल, हम कर सकते हैं और दूसरा सर्जिकल सर्जिकल, आपने जी, बिल्कुल। तो पेनफुल होता है इनमें से? जो मेडिकल अबॉर्शंस है वो पेनफुल है, क्योंकि जी, पेन आपने मेडिसिन दिया, वो पेन के थ्रू ही बाहर निकलेगा। जी, जी, उस मेडिसिन को लेने का सही ढंग होता है। आप वो मेडिसिन्स ओवर द काउंटर केमिस्ट से बिल्कुल मत लीजिए। जी, वो
वो जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से समझिए कि किस प्रकार लेनी है मेडिसिन, जी। क्योंकि कई बार हम डोज थोड़ा टाइट्रेट भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। फॉर अच्छा। एग्जांपल आपका पहले सिजेरियन हुआ है तो कई बार हम जो 4 टैबलेट्स बाद में देनी होती है वो एक साथ नहीं दे देकर उनको जी। ब्रेक करके देते हैं। जी। सिमिलरली कई बार टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको प्रॉपर बताते हैं उनकी फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ये मेडिसिन्स ध्यान से लीजिए। प्लस इस नाइट को ब्लीडिंग होगी, इस समय आपको कोई घर में रहना चाहिए। जी। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप मेडिसिन्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लीजिए। अच्छा। सेकेंडली सर्जिकल तो है ही है, जी, जी। अगर मेडिसिन से पूरी तरह से नहीं अबॉर्ट हो पाता तो फिर हम सर्जरी करते तो हैं। मैम सर्जिकल जब करवाते हैं आके, तो उसके लिए क्या मतलब आप कोई बेहोशी की दवा देते हैं? बिल्कुल। जी। पहले प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, जी। उसको एनेस्थीसिया फिटनेस दिया जाता है, जी। देन उसको बेहोश करके प्रॉपर एंड देन इट्स अ पेनलेस थिंग। ओके। सर्जिकल इज़ अ पेनलेस थिंग बट थोड़ा कॉस्टली है। प्लस कॉस्टली है। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो थोड़ा-सा तामझाम बोल सकते हैं जी, ज़्यादा जी, है, जी। लेकिन अदरवाइज़ इट्स सेफ। अच्छा। मैम जैसे आजकल क्या है कि कई सारी वुमेन्स हैं जो अबॉर्शन कराना चाहती हैं, तो क्या उनके हस्बैंड की भी परमिशन ज़रूरी है कि वो अपने आप जाके करा सकती हैं? खुद जाके करा सकती है, हस्बैंड्स परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बहुत बारी फीमेल्स आजकल खुद काफी स्मार्ट होती हैं, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि हस्बैंड साथ हो तो इट्स गुड। अदरवाइज आजकल जो इवन अनमैरिड फीमेल्स कई बार अबॉर्ट कराने आती है, हस्बैंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नीदर अच्छा। देयर बॉयफ्रेंड्स, कोई अच्छा, रिक्वायर्ड कोई नहीं है, रिक्वायर्ड बस नहीं है। फीमेल का ही परमिशन चाहिए, लीगली भी फीमेल का ही अच्छा, परमिशन कंसेंट चाहिए। फॉर्म में बस उनको ही साइन करना है। बिल्कुल। आप मैम एमटीपी ये एक्ट क्या है? एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा। इसका एक्ट यही है कि आपको प्रॉपर टाइमिंग पे ही करना जी, है, ये नहीं जी, कि आप 5th मंथ में अबॉर्शन कर रहे हैं, तो दैट इज अगेंस्ट द एमटीपी एक्ट। जी, अगेन रीजंस शुड बी स्पेसिफिक। अगर आप थोड़ी बड़ी प्रेगनेंसी में कर रहे हैं अबॉर्ट तो रीजंस होते हैं उसके प्रॉपर, जी। तो उन रीजंस को मद्देनजर रखते हो अगर आप अबॉर्शन करते हैं तो देन यू आर सेफ। अच्छा, कोई स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है? अगर 12 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी है तो जी। आपको 2 ऑब्स्टेट्रिशियंस का अप्रूवल लगता है, अच्छा, क्या अदरवाइज सिंगल। अच्छा, क्या-क्या आप मतलब अप्रूवल मतलब 2 ऑब्स्टेट्रिशियंस, 2 अच्छा, 2 गायने गायनेकोलॉजिस्ट का साइन अच्छा, करती हैं अच्छा, अच्छा। कि मुझे मतलब लगा वो तो कि हम हॉस्पिटल में ही करते हैं, तो जो हाँ, भी मतलब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट दूसरे अवेलेबल हो, आप उनको मतलब रिक्वेस्ट आप करके। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोर्ट में जाके कोई नहीं, नहीं, एप्लीकेशन या नहीं, कुछ इस बिल्कुल तरीके भी से? नहीं। क्योंकि कई बार सुनने में आया है कि कोर्ट ने कई सारे मिथ हैं या तो लोगों के दिमाग में वो कि तब है जब 5th मंथ से ऊपर की प्रेगनेंसी है। अच्छा, तो 20 उसमें वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो तब कई बार पेशेंट्स अबॉर्ट करना चाहते हैं ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, या जी, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि बेबी हो सकता है बाहर आके सर्वाइव ना करे। तो उन केसेस में हो सकता है कोर्ट की उन्होंने सलाह ली हो, अदरवाइज़ तो 12 वीक से नीचे तो बिल्कुल नहीं। और 12 टू 14 वीक्स था, अब 20 वीक्स हो गया, यू कैन डू इट विद द प्रॉपर कंसेंट ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा मैम जैसे अबॉर्शन कोई कराने गया, तो वो नहीं चाहता है कि सब लोग जाने मतलब कोई भी जाने कि मेरा अबॉर्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या मतलब आप लोग कि उसकी जो पहचान है, वो छुपी हुई रहे, इसके लिए क्या बिल्कुल, वो सीक्रेसी तो हर चीज़ में मेंटेन करते हैं हम डॉक्टर्स। अच्छा, इवन अगर कोई प्रॉब्लम भी है, आप नहीं चाहते, कई बारी आप कहते हैं आके कि ये चीज़ मेरे पेपर पे मेंशन नहीं करना, तो जी। कई बारी उतना सीक्रेसी भी मेंटेन करना पड़ता है, अच्छा मतलब डॉक्टर्स आजकल हमेशा अपने से। हाँ, हमेशा से ही पेशेंट के साथ बहुत ही एक अच्छा रिश्ता बना के बिल्कुल, जी, सीक्रेसी वैसे ही वो प्रोफेशनल सीक्रेसी है ना, तो आप जी, वैसे भी लीक नहीं कर सकते एक की बात दूसरे को। जी, पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो करेंगे। जी। मैम जैसे अबॉर्शन हुआ उसके बाद कैसा इमोशनल सपोर्ट एक लेडी को चाहिए होता है और कैसा मतलब जो उसका हस्बैंड है या उसकी फैमिली उसको कैसे सपोर्ट दे कि वो उस दर्द से आगे बढ़ पाए? सी हमारे लिए तो ये अबॉर्शन ही होता है, जी, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत दर्दनाक हो जाता है। जी, जी, कई बार तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बहुत ही ट्रॉमेटिक होती है। पेशेंट्स फीमेल्स रो-रो के मतलब एकदम कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको समझाना पड़ता है कि जी, दैट्स ओके, बिकॉज़ जो प्रेगनेंसी सही ढंग से बनी नहीं होगी, तो इट्स इट्स नेचर्स मैकेनिज़्म कि वो खुद ही अबॉर्ट होगी। ओके, तो इट्स गुड वे ऑफ नेचर टू प्रिवेंट अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज। जी, जब उनको मैं ये बात बोलती हूँ तो फिर थोड़ा सा वो डाउन समझ में आती है उनको हाँ, बात। प्लस हस्बैंड को तो बहुत सपोर्टिव होना ही है, बिकॉज जो भी झेला है वो फीमेल ने झेला है। जी, आजकल हस्बैंड्स भी बहुत सपोर्ट करते भी हैं और इमोशनली वो भी अटैच रहते हैं अपनी वाइफ जी, से, जी, जी, पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन देन ऑल्सो उस समय पर फीमेल को प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है, उस समय भी और पोस्ट प्रेगनेंसी केयर में भी। जी, ये कहते हैं कि जो उस समय
एक फीमेल एक की फीमेल हेल्प फील कर रही है। फील कर रही है जो उस समय उसकी हेल्प कर देता है, तो जी। फिर उसको वो लाइफ लॉन्ग याद रखती है। जी, जी, जी। मैम कई बार ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट हो गई महिला और उसके बाद बच्चे में हार्ट बीट भी आ जाती है, पर थोड़े टाइम बाद वो हार्ट बीट चली जाती है या कभी-कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हार्ट बीट बच्चे की आई ही नहीं होती है। ऐसे केसेस क्यों होते हैं आजकल? क्या ये पहले भी होते थे कि अभी होने लगे हैं? नहीं, पहले भी होते थे, बिल्कुल पहले पता ही नहीं चलता था, जी, बिकॉज़ टेस्टिंग ही इतनी नहीं थी। जी, और दोनों के अलग-अलग रीज़न्स हैं, अगर हार्ट बीट आई ही नहीं तो दैट इज़ नोन एज़ मिस्ड अबॉर्शन। जी, वो हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ की वज़ह से या फिर इन जनरल भी हो सकता है। जी, उसकी कोई ख़ास हमें वरी करने वाली बात नहीं है, लेकिन हार्ट बीट आके चली गई 4th मंथ या 5th मंथ जी, में, फिर उसका स्पेसिफिक रीज़न है। फिर जी, आप एक पूरा टेस्ट कराते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट नॉर्मल कि जी। आई हार्ट बीट 4th 5th मंथ तक रही और फिर चली गई। अच्छा, तो उसके ख़ास कारण है जो कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मैम बहुत जगह ये भी मिथ है कि अल्ट्रासाउंड ज़्यादा नहीं कराने चाहिए, कि अल्ट्रासाउंड कराएँगे तो बेबी की हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो क्या ये ये सही एक है? मिथ है, बिल्कुल एक मिथ है, बिकॉज़ अल्ट्रासाउंड्स आर हार्मलेस, उसका कोई अच्छा, नुकसान नहीं है। बट हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा भी करवाने इसलिए नहीं चाहिए कि मतलब इट्स अ वेस्टेज। अच्छा, अदरवाइज़ 4 अल्ट्रासाउंड्स तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिकमेंडेड ही हैं। फर्स्ट एट 7 वीक्स जो कि जी, हार्ट बीट के लिए होगा, जी, सेकंड इन 11 टू 13 वीक्स जो कि जी, ब्रेन के लिए होगा, जी, एनटी-एनबी स्कैन बोलते हैं जी, उसको। जी, थर्ड लेवल 2 होगा 18 टू 20 वीक्स पर, जी। और लास्ट वाला आपका डिलीवरी से पहले होगा, डॉपलर देखने के लिए अच्छा, कि बेबी इज़ हेल्दी, पोज़ीशन, अमाउंट ऑफ लाइकर, प्लेसेंटा, जी, ये 4 तो मस्ट ही हैं। जी, इसके अलावा कई बार हमें बीच में भी कराना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगा ग्रोथ ठीक नहीं है बेबी जी, की, जी। तो कई बारी करा के देखना पड़ता है कि पानी ठीक है, बेबी का ग्रोथ ठीक है, देन वो एक एडिशनल हो जाता है। अच्छा, अदरवाइज़ डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स 4 अल्ट्रासाउंड्स। ज़रूरी है। बिल्कुल। मैम डाउन सिंड्रोम एक वो है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में इट्स अ जेनेटिक अच्छा, डिजीज़ जिसमें कि ट्राइज़ोमी हो जाती है। जी, तो उसका प्रॉपर टेस्टिंग है आजकल, जो जी, कि हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में करते हैं डुअल मार्कर के थ्रू, जी, देन सेकंड ट्रिमेस्टर में करते हैं क्वाड्रुपल मार्कर के थ्रू, जी, और प्रॉपर रूल आउट करते हैं उसको। जिनका एज ज़्यादा होता है उनमें जी। स्पेसिफिकली रूल आउट करते हैं। जी, तो मैम क्या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता डाउन्स अच्छा, का, सेकंड अल्ट्रासाउंड में फिर भी पता चल सकता है, जी, बिकॉज़ एनटी-एनबी स्कैन होता है। जी, एनटी इज़ नक्कल ट्रांसलूसेंसी और जी, एनबी इज़ नेज़ल बोन। ओके, तो हमने देखा है कि जो डाउन सिंड्रोम के बेबी हैं, उनका नोज़ थोड़ा-सा अंडर डेवलप्ड होता है। जी, सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है, गर्दन जिसको नकल बोलते हैं हमारी जी, लैंग्वेज जी, में, वो ऐसे होती है। जी, थोड़ा-सा गर्दन ऐसे होता है। अच्छा, तो उस वाले अल्ट्रासाउंड में फिर भी थोड़ा-सा पता चल जाता है, जी, बट जो एब्सोल्यूट टेस्ट्स हैं उसके, दैट इज़ डुअल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर, जी, एंड इन केस दे आर पॉजिटिव देन एक एनआईपीटी करके टेस्ट जी, है, जी, और एक एमनियोसेंटेसिस है। जी, जी, एमनियोसेंटेसिस इज़ 100% स्पेसिफिक टेस्ट, और एनआईपीटी भी है जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। अच्छा, तो वो एनआईपीटी में मैम क्या खर्चा ज़्यादा आता है? एनआईपीटी इज़ मतलब खर्चा, दोनों ही महँगे टेस्ट जी, हैं, बट अच्छा, एनआईपीटी हमें 100% नहीं बताता कि है या नहीं है। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस इज़ 100% श्योरिटी से बताता है कि है कि नहीं है, बिकॉज़ एमनियो में हम वो फ्लूइड निकाल के बेबी का, जो जी, जी, आजू-बाजू जी, फ्लूइड, जी, जी, उसमें सेल्स चेक कर लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम के सेल्स हैं कि नहीं है। अच्छा, तो वो एकदम स्पेसिफिक टेस्ट है। एनआईपीटी थोड़ा-सा कॉस्टली ज़रूर है, बट हाँ, वो एकदम स्पेसिफिक आंसर नहीं देता। वो अच्छा, अगेन अच्छा, लो रिस्क और हाई रिस्क में आंसर देता है। अच्छा। मैम जैसे ये आपने बोला कि फ्लूइड लेके चेक किया जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ में ऐसा भी होता है कि अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं? सी अबॉर्शन का रिस्क तो हम मतलब कंसेंट में आपसे लिया ही जाता है, जी, बट अभी इतने सारे टाइम से जो हम भेजते हैं पेशेंट्स, कभी टचवुड मेरे पेशेंट का तो ऐसा नहीं हुआ अबॉर्शन, अच्छा, बट यस इट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट कि अबॉर्शन हो सकता है। जी, लेकिन अगर आप सेफ हैंड्स में कराओ, एक्सपर्ट हैंड्स में कराओ, तो आई डोंट थिंक सो कि अबॉर्शंस ऐसे हो होते सकता होंगे। है। और मैम जैसे जब बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद बेबी के कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? बेबी का पूरा एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, टॉर्च ऑफ टेस्ट है जो कि कराया जाता है। जी, तो वो मेटाबॉलिक टेस्ट होते हैं, अगर किसी फीमेल को, मदर को थायराइड है, तो थायराइड टेस्ट होता है। सपोज़ अब बेबी 4.5 किलो का पैदा हो गया, जो कि जी, मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं, तब उसके पूरे डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या, कई बारी ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉज़िटिव है, जी, जी, फीमेल इज़ ब्लड ग्रुप नेगेटिव, आरएच नेगेटिव बोलते हैं उसको, तो उस केस में अलग टेस्ट कराए जाते हैं। अच्छा, तो अलग-अलग केसेस में अलग-अलग अलग-अलग टेस्ट टेस्ट कराए होते जाते हैं। हैं। मैम जैसे बहुत जगह ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आजकल बहुत कम हो रही है।
सिजेरियन ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या इस पे बोलेंगे कि दोनों हो रही है कि नहीं, जैसा एक्चुअली पेशेंट चाहते हैं? फीमेल्स में आजकल मदर्स में जो वुड बी मदर्स हैं उनमें मैं कहूँगी कि पेन सहने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। ओके। तो दैट इज़ व्हाई मेनी अ टाइम्स जो यंग फीमेल्स हैं एकदम दे देमसेल्व्स कम कि हमें ऑपरेशन सिज़ेरियन कराना सिजेरियन है। कराना है तो जी। आपको उनको समझाना पड़ता है कि नॉर्मल डिलीवरी के अपने कई फ़ायदे फायदे हैं। हैं जी। डायरेक्टली सिज़ेरियन के लिए मत जाओ। लेकिन हस्बैंड्स भी आजकल थोड़े से फीमेल्स प्रो हैं, तो वो भी नहीं मैम ये नहीं झेल पाएगी, आप अब डायरेक्टली डायरेक्ट सिज़ेरियन कर सिजेरियन दो। कर दो जी। उसके लिए बदनाम गायनेकोलॉजिस्ट हो जाते हैं ज़रूर कि जी ये लोग सिज़ेरियन ज़्यादा करते हैं, बट मैं कहूँगी कि 50-60% जी केसेज़ में जी। पेशेंट्स खुद नहीं झेलना चाहते नॉर्मल डिलीवरी। दर्द नहीं झेलना चाहते बिल्कुल, हैं जी। बिल्कुल, जिस वज़ह से हमें सिज़ेरियन करना पड़ता क्योंकि है। कई जगह तो योगा भी होते हैं नॉर्मल बिल्कुल, डिलीवरी के हम लोग लिए। खुद करवाते हैं, जी योगा होते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। जो लोग अब तो मेरे पास दूर-दूर से पेशेंट सिर्फ़ इसीलिए आते हैं बिकॉज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जी। तो आप डॉक्टर अदिति घई के पास जाइए नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्योंकि वो सारे केसेस नॉर्मल ज्यादा करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जी चाहते हैं हमारा नॉर्मल हो जाए, जी अनलेस एंड अंटिल कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जी। उनका सिज़ेरियन नहीं करते हैं। तो बिल्कुल। मैम ऐसे भी और मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी में कब तक छुट्टी मिल जाती है अगले ही हॉस्पिटल दिन से? छुट्टी मिल जाती है। इसमें मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स गिनवा देना जी चाहूँगी, जो कि यंग फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अगले ही दिन डिस्चार्ज चले जाते हैं। जी आपको कुछ ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिज़ेरियन करवाते हैं तो आपको मिनिमम 1 वीक का रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। जब तक आपके स्टिचेज़ हील कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने भारी वज़न नहीं जी। उठाना, उसके बाद आपने ब्रिस्क डांसिंग, जंपिंग, रनिंग ये ये नहीं नहीं करनी। करना है। ये थोड़ा-सा परहेज़ नॉर्मल डिलीवरी में भी करना है जब तक आप प्यूरपेरल हैं, बट अदरवाइज़ ज़्यादा परहेज़ नहीं करना। जी सेकेंडली नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो सिज़ेरियन की वज़ह से जी जी कॉम्प्लिकेशंस जी होते हैं, उससे आप बच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगली जी। प्रेगनेंसी में, अच्छा आप उससे बच जाते हैं। थिर्डली आप एनेस्थीसिया के पूरे ड्रग से बच गए, जी आप सर्जरी से बच गए। तो आजकल की जो फीमेल्स हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, मैं उनसे ये सीरियसली अंदर से दरख्वास्त करूँगी कि आप ज़रूर नॉर्मल के लिए ट्राई करें। जी। डोंट ऑप्ट फॉर सिज़ेरियन। सिज़ेरियंस के अभी आपको ईज़ी लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके नुकसान है नुकसान काफ़ी। काफ़ी हो बिल्कुल। जाएँगे। तो मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या ऐसी डाइट फ़ॉलो करें जिससे बच्चा नॉर्मल आ जाए? डाइट से नॉर्मल नहीं होगा, जी। एक्सरसाइज़ से नॉर्मल अच्छा होगा। जो घर के काम हैं बिल्कुल, वो? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मत रखिए। ये नहीं अच्छा। कि प्रेगनेंसी हो गई अब मैं लेटे रहूँ, जो आप अभी पूछ जी, रहे थे जी, मुझसे जी, जी। कि कामचोर मत बनिए, जी, एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप वॉक करेंगे जी, या फिर लास्ट-लास्ट में तो हम स्क्वाट्स, पोचा अ, बॉल एक्सरसाइज़ेज़ ये सब बताते हैं, आप जितना वो करेंगे उतने नॉर्मल के चांसेस जी। बढ़ेंगे। मैम आजकल ना इंस्टा में और यूट्यूब में एक पेनलेस डिलीवरी का बड़ा चल रहा है। तो क्या पेनलेस डिलीवरी भी होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, पेनलेस डिलीवरी इज़ कि आपकी पीठ में एक एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, जी, जो कि पेन्स तो हो रही हैं बट जी। आपको महसूस नहीं होती। अच्छा, वो पेन्स लास्ट मोमेंट जब फीमेल को पुश करना होता है, जी, तो वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हटाई जाती हैं। अच्छा, अदरवाइज़ वो पूरा टाइम आपका पेनलेस रहता पेनलेस। है। तो ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसी डिलीवरी आपने भी कराई है? हर हॉस्पिटल में हो रही है, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पे पेनलेस डिलीवरी हो रही है। अच्छा, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं हम ऐसे केसेस में, जी, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली नॉर्मल, सेफ है बिल्कुल। आप अंडर गाइड मतलब आपके ऊपर डॉक्टर्स आपको प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो एकदम सेफ है ये मतलब ये डिलीवरी। मिथ नहीं है, ये वाक़ई है चीज़ कि बि पेनलेस डिलीवरी भी होती हैं। बिल्कुल होती है और जी, आजकल तो अंडर वाटर डिलीवरीज़ हो रही हैं। आप बाहर वाले देशों में चले जाइए, जी, जी। दैट इज़ अंडर वाटर बर्थ हो रहा है, व्हिच इज़ अच्छा, आल्सो नॉर्मल। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह पे स्टार्ट नहीं हुआ है, जी। लेकिन अदरवाइज़ दैट इज़ आल्सो नॉर्मल। तो मैम उसमें ये तो नहीं है कि बच्चा जैसे ही पानी के अंदर जाता है और उसमें पानी यानी अंदर चला जाए कुछ बच्चे नहीं के? होता है, वो जी, एकदम सेफ तरीके से किया जाता है। अच्छा, अभी इंडिया में आया नहीं है बट पेनलेस आ चुका है, जी। तो अगर आपको नॉर्मल ही चाहिए और पेन भी नहीं चाहिए और आप उस कैटेगरी में फ़ॉल हो रहे हैं, तो आप यू कैन गो फॉर पेनलेस डिलीवरी। मैम एक प्रीमैच्योर डिलीवरी भी होती है, जिसमें कभी-कभी तो जैसे सिज़ेरियन भी करते हैं और कभी नॉर्मल करते हैं, पेन देके। तो वो क्या होता है? कैसे आपके लिए? प्रीमेच्योर डिलीवरी मतलब 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जी, जाने को जी। हम प्रीमेच्योर डिलीवरी जी, बोलते जी। हैं। तो आइडियली जब ये डिलीवरी होती है तो ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं। जी, ये हो जाती है फॉर किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जी। ब्लीडिंग हो गया, एकदम से वाटर ब्रेक हो गया या फिर प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं,
तो यूजुअली ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है, अच्छा। अनलेस अंटिल प्री टर्म डिलीवरी आपकी पेन्स की वजह से हो रही है या बच्चेदानी की वजह से हो रही है जी, कि बच्चेदानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पा रहा बेबी, जी। उन केसेस में जल्दी डिलीवरी हो जाती है, जो कि नॉर्मली हो जाती है। अच्छा, तो उन केसेस में प्रॉपर ऐसी जगह पर डिलीवरी होनी चाहिए जहाँ पे बेबी का प्रॉपर यूनिट हो, दैट ओके। इज़ एनआईसीयू प्रॉपर हो। अच्छा, अगर नीकू प्रॉपर है, तो बेबी आजकल तो 800 ग्राम्स का भी सेव कर चुके हैं अच्छा। पीडियाट्रिशियंस। मैम इतनी वैसे अच्छी वैसे बच्चों की क्या मतलब वेट होना चाहिए पैदा होने के 2.5 बाद? केजी से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 टू 3.5 हम नॉर्मल मानते हैं जी, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें चाहिए कि अराउंड 3 रहे, 2.5 से अगर कम रहेगा, जी, तो कई बारी वो नॉर्मल डिलीवरी झेल नहीं पाता। जी, 3.5 किलो से 3.5 केजी से ज़्यादा रहेगा, तो कई बारी इतना रास्ता नहीं होता नीचे जी, कि वो बेबी आ पाए। जी। तो इसलिए 2.5 से 3 केजी तक इज़ बचा गुड लोगे। वेट। एक मिथ मैम ये भी है मैंने सुना है कि अगर पेन आ रहे हैं आपको और अगर आपको दर्द है तो आप चिल्लाओ नहीं तो वो पेन चले जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ये कोई वो नहीं है, पर ये जी, हम यूजुअली लेबर रूम में बोलते हैं बिकॉज़ वो इतनी ज़ोर से पूरा फ़ोर्स गले पे चिल्लाने में लगाते हैं जी। कि नीचे वो पेन ले ही नहीं पाते हैं। ओह! तो जब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो और जी, आप अपना मतलब अगर पेन आप ले पेन रहे ले हैं। रहे हो, आप चिल्ला नहीं रहे हो, आपका ध्यान चिल्लाने की तरफ नहीं है, तभी आप नीचे पुश कर पाते हो। तो अच्छा, ये हम डॉक्टर्स उनको समझाते हैं कि आप पेन गले से मत लीजिए, आप नीचे से लीजिए। आप पुश करिए पुश म कीजिए, जी, जी। बिल्कुल। तो जब आप पुश करेंगे, प्रॉपर पेन नीचे लेंगे, तब आपका आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा, तब अगर आपको प्रॉपर जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ जी, आपको जी, जी, और जी। आप कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आप मुँह से आवाज़ निकालोगे तो वो नहीं होगा रिलीफ ना। जी, जी, जी। आपको मुँह बंद करके ही नीचे पुश करना जी, पड़ेगा। ये मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे हमें पेन में रहना है और कैसे बच्चा डिलीवर करने के टाइम पेन लेना है, लेना है। आपको जी, जी। शांत रहना है, ब्रीदिंग करते रहना है, एक-एक घूँट पानी का चाहिए तो वो पीते रहना है जी, और जो आपके डॉक्टर्स उस समय बोल रहे हैं क्योंकि उनका रोज़ का काम है डिलीवर कराना, जी, जी। तो उस समय आप उनको फ़ॉलो कीजिए। अगर हम पेशेंट्स को बोले मुँह बंद करके आप पुश करो और वो पूरा ज़ोर लगा देते हैं जी, कई जी, बारी जी। स्क्रीम करने में, जी। तो फिर कैसे होगा नॉर्मल? दूसरे पेशेंट्स और उनको देख के डर जाते चलो वो तो एक होंगे। अलग चीज़ है। नहीं और मैम जैसे आपने बताया सिज़ेरियन में क्या कब तक छुट्टी मिल पाती है और सिज़ेरियन में हम यूजुअली 72 आवर्स के बाद डिस्चार्ज करते अच्छा, हैं। एक ड्रेसिंग कर देने के बाद डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि फर्स्ट डे तो खाना-पीना थोड़ा कम देते हैं। जी, जैसे ही मोशन पास हो जाता है यूजुअली 3rd डे तक तब हम डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा नॉर्मल डिलीवरी का मुझे एक और बेनिफिट याद आया कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होता है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू और वो नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी से एस्टेब्लिश होता है। अच्छा, सिज़ेरियन में कई बारी 3rd डे तक एस्टेब्लिश होता है। प्लस जब बेबी आपकी वेजाइनल कैनाल के थ्रू पास करता है, जी, तो उसमें भी इम्यूनिटी आता है। अच्छा, अच्छा बैक्टीरिया उस पे भी एक्ट करता है जो कि उसको इम्यूनिटी देता है। तो अच्छा, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के ये 2 एडिशनल बेनिफिट्स आप उसमें ऐड कर ऐड कर दीजिए। सकते हैं। बिल्कुल जी, जी, तो ये और बहुत अच्छी चीज़ सिज़ेरियन है। में यूजुअली हम 3rd डे तक डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, उसमें मदर बैठ के फीड नहीं करा पाती है। करा पाते हैं आजकल। अच्छा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। आजकल आजकल पॉसिबल घुलने वाले स्टिचेज़ होते हैं, अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा विल पावर चाहिए होता है। तो जी। बैठते हैं, फर्स्ट 24 आवर्स के बाद तो हम चलाना-फिराना स्टार्ट कर देते हैं अच्छा पेशेंट को। मतलब ये कोई भी नहीं कह सकता है कि नहीं हमारे सिज़ेरियन हुआ है तो नहीं मुझे अब ये ये वाली चीज़ नहीं है। मतलब आराम से आप वॉक कर सकते हो, चल-फिर सकते हो और बस अपने आप को एक्टिव रखो और विल बिल्कुल, पावर मजबूत रखो। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। आजकल सिज़ेरियन इज़ एज़ गुड एज़ नॉर्मल डिलीवरी। जी, जी, वो उसमें करने में या आपके एज़ सच बॉडी को कोई वो नहीं है, बट हाँ, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। जी। मैम और कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देंगी जो हम ना पूछ पाए हों इस पॉडकास्ट में? अब एज़ सच तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ आपने अच्छे से मतलब मैं जो बताना चाहती थी, जी, नॉर्मल डिलीवरी के प्रो रहिए, यंग फीमेल्स को मैं यही सलाह दूँगी। सेकेंडली अल्कोहल, स्मोकिंग थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। मदर बन जाएँ आप, उसके बाद एनीवेज़ आप बेबी को भी हार्म कर रहे हैं, नॉट ओनली अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफ़ीन भी आप अवॉइड कीजिए। थिर्डली अपना लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा रखिए, जिससे जी, कि जी, आपको पीसीओडी हो ही नहीं। जी, पीसीओडी इज़ एन अपकमिंग थिंग जो हर सेकंड, थर्ड फीमेल को है। जी। जिस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी, मैम एक गायक जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था सिद्धू मूसेवाला हैं, तो उनकी मदर ने 58 साल की उम्र में बच्चे को डिलीवर किया है। आईवीएफ के थ्रू किया है या आईयूआई की किससे हो सकता है और क्या एज है आईवीएफ के थ्रू या आईयूआई के थ्रू हम कब तक बच्चा मतलब कंसीव कर सकते हैं? देखिए लीगली जो एज है दैट इज़ फॉर अ फीमेल इट्स अप टू 50 इयर्स। अच्छा, 50th बर्थडे के बाद आप कंसीव मतलब आईवीएफ के थ्रू नहीं कर नहीं कर सकते। सकते।
एंड फॉर मेल्स अगर आपको ट्रांसफर करवाना है अपने स्पर्म्स तो जी। दैट इज 55 ईयर्स। अच्छा। अब ये जो 58 ईयर्स में कंसीव हुआ है इनका, सिद्धू मूसेवाला जी, की जी, मदर जी, का, जी। तो ये कहा गया है कि वो कनाडा से कंसीव करवा के आई हैं। अच्छा। बिकॉज इंडिया में जो लीगल एज है दैट जी। इज फ्रॉम 21 to 50 फॉर अच्छा। फीमेल, जी, जी। और फॉर बॉयज इट्स नॉट मोर देन 55 ईयर्स। अच्छा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी सामने आती है कि जी। कई बारी बहुत यंग एज में शादी हो गई, जी। 18 ईयर्स पे ही शादी हो गई, लेकिन उसका ट्यूब ब्लॉक है और जी। उनको पता ही है हमें आईवीएफ कराना है, तो लीगली दे कैन नॉट गो फॉर आईवीएफ बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, 21 से पहले हम आईवीएफ के लिए नहीं नहीं जा कर सकते सकते हैं। हैं, जी। बिल्कुल 21 से 50 फॉर फीमेल। फीमेल्स। तो यस, मतलब बाहर के देशों में ये है कि आप 50 के बाद भी कंसीव कर सकते हैं। बिल्कुल बट बिल्कुल। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो क्या मैम जैसे इंडिया में बच्चा ये हुआ है, तो क्या इसको गवर्नमेंट अपने किसी उसमें ले सकती है अपने संरक्षण में बच्चे को कि नहीं, इंडिया में तो एज़ सच ये रूल्स नहीं है, अच्छा। बट मे बी फॉरेन में ये रूल्स होते होंगे, जी। बिकॉज़ फॉस्टर होम्स बोलते हैं उनको, जी, जी, जी। कि मदर एंड वहाँ पे पेरेंटिंग का एक अलग वो चलता है जी। कि जो पेरेंट्स नहीं ध्यान रख पाते अपने जी, बच्चों का, जी। तो दे सेंड फॉर फॉस्टर होम्स। अच्छा। पेरेंट्स नहीं, कई बारी गवर्नमेंट ही ले जाती है। अच्छा, इवन अच्छा। इस हद तक भी है कि आपने बच्चे को डाँट दिया या मार दिया जी, जी, और जी। बच्चे ने फ़ोन घुमाया सीधा पुलिस में, तो वो आके लेके जाते हैं कि यू आर जी। नॉट फिट फॉर पेरेंट्स। जी, जी। जो कनाडा में आपके भी होंगे कोई ना कोई रिलेटिव्स आई एम जी, जी, श्योर, जी, जी। और हमारे भी हैं, वो तो यही बताते हैं कि जी। बच्चों को यू कैन नॉट टच। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि कूट डाँट दिया। सकते हैं, मार सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जी। टचिंग तो आप कर ही नहीं सकते बच्चे के साथ। मतलब जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनमें हम बच्चों को टच नहीं मतलब पाकिस्तान, नेपाल को छोड़ दिया जाए, हाँ, उनका तो हमें बांग्लादेश आइडिया को नहीं छोड़ है। दिया जाए, वहाँ पे तो बच्चों को कूटा जाता है। जैसे इंडिया में हम ही कभी कुछ आया गुस्सा तो कूट दिया बच्चे को। पर आप बाहर के देशों में ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया अब इंडिया में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। पेरेंट्स जी, यूजुअली नहीं करते हैं, पिटाई मारते नहीं नहीं करते हैं। करते जी, हैं और जी, करनी भी नहीं चाहिए, जी, बिकॉज़ पहले जब पिटाई की जाती थी तब अ, ज़्यादा बच्चे थे। जी, पर फ़र्क नहीं पड़ता था, मदर्स पूरा टाइम घर पे थी, वो फिज़िकल टच बहुत होता था, जी, मेंटल टच बहुत होता जी, था। जी, आजकल सब वर्किंग मदर्स हैं और उसमें भी अगर आप क्वालिटी टाइम देने की जगह बच्चे को कुटाई हिट टाइम कर दे रहे हैं, तो वो दैट हैज़ अ सिवियर आजकल जी, मेंटल जी। इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है उसका। मतलब एक टच जो आप मदर टच देना चाहते हैं, तो वो मत दीजिए, नहीं तो आपको दूसरा पुलिस का टच मिल जाएगा। बिल्कुल, इंडिया में जी, अभी पुलिस का टच मिलना तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट लेकिन हो सकता हाँ, है। बिल्कुल, जी। बच्चे पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होना शुरू हो जी, गया है। जी, जी। तो मैम अच्छा आपने जैसा कहा कि ऐसे इंडिया में नहीं हो सकता है तो और आपने जो एज बताई है वो 21 से 50 के बीच की बताई है। या ठीक है। अच्छा मैम एक प्रेगनेंसी में बहुत महिलाओं को ये समस्या रहती है कि पैरों में एकदम नीली नसें जिनको वेन्स कहते हैं, वो उभर आती हैं। तो ये क्या प्रेगनेंसी में पूरे प्रेगनेंसी चलती हैं या फिर प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती हैं और क्या उपचार हैं इनके? जो प्रेगनेंसी में वेन्स आ जाती हैं, वो लेग के पीछे वाली साइड पे आती जी, हैं। जी, जी। एकदम वेन्स फूल जाती हैं, उनको वेरिकोज़ वेन्स कहा जाता है। अच्छा। तो वेरिकोज़ वेन्स जो है, नसों का फूल जाना, जी। दैट इज़ बिकॉज़ कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा। आपके ही ब्लड से बेबी का ब्लड बन रहा है, जी। तो वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो नसें फूलती हैं। अच्छा। सेकंडली, यूट्रस जो पहले इतना सा ऑर्गन है, वो इतना बड़ा हो गया कि 3 केजी का बेबी समाया है उसमें। जी। तो वो वेन्स को प्रेस करता है, अच्छा। जिसकी वजह से ये वाली वेन्स फूल जाती फूल हैं। जाती हैं। यूजुअली अगर आप प्रेगनेंसी में चाहते हैं ये सब ना हो, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं। अच्छा। बेसिकली बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, जी, थोड़ी-थोड़ी देर में बैठना है, जी। थोड़ी-थोड़ी देर में चलना है। ऐसे पैर लटका के बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना। सपोज़ आपका सिटिंग जॉब है, तो आप पैरों को थोड़ा-सा ऊपर करके ऊपर, बैठिए। जी। कोई स्टूल रख लीजिए सामने और सीधे पैर करके अच्छा, बैठिए। अच्छा। तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना इसके पड़ेगा। लिए क्या हमें फिज़ियोथेरेपी के लिए जाना चाहिए? नहीं, इससे आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, उठ के चलिए-फिरिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मत रखिए, जी। या फिर बहुत लंबे समय तक बैठे नहीं रहिए, तो उसी से ठीक हो जाएगा। फिज़ियोथेरेपी की एज़ सच ज़रूरत नहीं अच्छा पड़ती है। मैंने एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उनका भी पॉडकास्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि गायने फिज़ियो भी होती हैं। तो ऐसा भी है क्या कि गायने फिज़ियो भी हमारी हेल्प करती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, गायनेक फिजियो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी 2-3 सिज़ेरियन हो गए जी। किसी फीमेल के, तो जो रेक्टाई मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल के रेक्टाई मसल्स, वो पूरी स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं। अरे! पेट उनका एकदम लटक जाता है। जी। तो उन केसेज़ में हमें बिल्कुल गायनेक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत अच्छा तो पड़ती है। गायनेक फिज़ियोथेरेपी के लिए और भी बहुत सारे केसेज़, जैसे इमीडिएटली आफ्टर सिज़ेरियन कई जी, बारी जी। कोई नहीं उठ के बैठ रहा है, एकदम से खाँसी हो गई या जी। फिर नहीं रिकवरी प्रॉपर हो रही है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की बराबर हेल्प लेनी पड़ती अच्छा है। मैम एक और समस्या आती है महिलाओं में कि
झुर्रियां हो जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, तो उस केस में क्या आप सलाह देंगे कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए क्या हमें सनस्क्रीन या फिर कुछ ऐसा कुछ गायनेक बताती है कि ये करना चाहिए, या फिर वो कहती है कि नहीं ये ठीक हो जाएगा? हाइपर पिगमेंटेशन नॉर्मल है, विद एज वो होना ही है थोड़ा बहुत हर जी, एक किसी को जी, ना। तो आप अपनी स्किन का बहुत अर्ली एज में ही प्रॉपर उसका केयर करना शुरू कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट बेटर होंगे इस बात को आंसर करने के लिए। जी। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल हार्मोन्स आपको हल्की हल्की मतलब मार्क्स तो झाइयाँ, आएंगे ही, जी, झाइयाँ भी आएंगी, मार्क्स भी आएंगे। वो बहुत आपका स्किन के टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है, अच्छा, हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। जी, किसी-किसी फीमेल में बहुत फैट नहीं है, एकदम स्किन बहुत जल्दी लटक जाती है, और किसी-किसी में स्किन टोन अच्छा रहता है और लेट से आता है, लेकिन आएगा तो है ही। उसके आएगा। लिए बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें करने के मैं तो हक में नहीं हूँ, लेकिन आजकल तो ये मेन इन जी, है। जी, आजकल तो स्किन ट्रीटमेंट जी, कराना, जी, इवन ये जैसे हमारा फेस नीचे की लेज़र। तरफ कर रहा है, तो स्माइल ऊपर की तरफ होना जी, चाहिए। जी, जी, तो ये सब आजकल बहुत इन बोला जा रहा है इसको, जी। कि ये सब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और तो कर भी रहे इसका भी हैं। मैम असर पड़ता है क्या हमारे हार्मोन्स पे या फिर प्रेगनेंसी में? क्योंकि झाइयाँ, झुर्रियाँ, हाइपर पिगमेंटेशन जिनको कहते हैं झाइयों को, तो इनका भी असर इनको ठीक कराने के लिए हम चीज़ें लेते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो प्रेगनेंसी या हमारी बॉडी पे इसका कुछ असर पड़ता है? प्रेगनेंसी में स्किन चेंजेस होना तो बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर स्किन फेस पे होता है तो क्लोएज़्मा बोलते हैं उसको, जी, टमी पे हो जाता है तो लीनिया बोलते हैं उसको, जी, ब्रेस्ट चेंजेस होते हैं तो जी, दैट इज़ नॉर्मल। वो यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। किसी-किसी का परसिस्ट भी कर जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई स्किन ट्रीटमेंट नहीं लेना है। जी। लेकिन बाद में हाँ, जो बहुत स्किन स्पेसिफिक हैं, किन्हीं का मतलब आपका प्रोफ़ेशन ही ये है कि आपको कैमराज़ फेस करने हैं, तो वो लोग ले सकते हैं मतलब ट्रीटमेंट। जिनको सुंदर के लिए ज़्यादा ध्यान जिनका है बिल्कुल, केंद्रित, तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बट जी, पोस्ट प्रेगनेंसी, जी। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं। जी। मैम एक ये सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि बच्चेदानी में गाँठ होना या फिर बच्चेदानी में पथरी होना, तो ये क्या मतलब दोनों सामान्य हैं चीज़ें कि दोनों अलग-अलग हैं और क्या उपचार है? बच्चेदानी में गाँठ और पथरी, आई थिंक ये लोग फाइब्रॉइड को रेफर करते होंगे। जी, फाइब्रॉइड मतलब छोटे-छोटे उसमें गाँठ बन जाती है। जी, तो दैट इज़ वो नॉर्मल होता है, कई बारी तो पता ही नहीं चलता कि फाइब्रॉइड है। जी। आप अचानक से अल्ट्रासाउंड कराते हो किसी और चीज़ के लिए और सामने आ जाता है छोटू-सा फाइब्रॉइड, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अच्छा, कई बारी फाइब्रॉइड इतना परेशान करता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोज़ीशन। 3 तरह का होता है जी, फाइब्रॉइड। एक अंदर की तरफ होता है, यूट्रस की मतलब बच्चेदानी के अंदर की तरफ, जिसको कि सबम्यूकोज़ल फाइब्रॉइड बोलते अच्छा, हैं। एक बच्चेदानी की वॉल में ही होता है, जिसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं, अच्छा, और एक बाहर की तरफ होता है जो कि सबसिरोज़ल बोलते हैं। जी, तो जो अंदर वाले फाइब्रॉइड्स हैं, जो सबम्यूकोज़ल फाइब्रॉइड्स हैं, जी, वो आपको कई बारी बच्चा होने में भी दिक्कत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, आप कंसीव नहीं कर पाते हो, जी, फाइब्रॉइड है तो आपको पहले फाइब्रॉइड निकलवाना पड़ता है अच्छा। एंड देन यू कंसीव। तो मतलब पथरी हो या पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ, फिर उससे उपचार लें, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, जी, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फाइब्रॉइड वो जी, आपको बराबर बताएँगे कि, और बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आपका मेनोपॉज़ हो गया तो ये फाइब्रॉइड खुद ही श्रिंक भी कर जाते हैं। अच्छा, तो कई बारी कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। जी, कई बार उनकी वजह से बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है, तो जी, उन केसेज़ में हमें सर्जरी करनी भी पड़ सकती है। जी। तो दैट इज़ डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा मैम एक प्रेग्नेंट महिला को कितनी देर वॉक करनी चाहिए? सी अगेन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कोई हाई रिस्क में हैं, जी, तो कई बारी हम उनको बेड रेस्ट मतलब बोल देते एडवाइस हैं। कर देते हैं, तो जी, दे शुड नॉट वॉक। लेकिन अदरवाइज़ मैं यही बोलती हूँ फीमेल्स को कि जितना वो कर पा रही हैं, जी, एक्सर्शन समझ के मत करें, और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी नहीं रखना है। जितना वो कर पा रही हैं उतना वॉक कीजिए। आइडियल जो आप मुझसे पूछें तो 40 टू 45 मिनट्स एक दिन में नॉर्मल उनको वॉक करना चाहिए। और मैम एक समस्या और आती है कि जैसे कभी-कभी पुरुष जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा ना पैदा करने के लिए। बिल्कुल, जी। 30% केसेज़ में मेल्स आर रिस्पांसिबल। जी, पर वो अपने टेस्ट नहीं कराना चाहते। ऐसे केस में आप लोग कैसे मतलब उनको समझाते हैं कि नहीं करिए या कन्विंस कैसे करते हैं आप? उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि जी, आपको टेस्ट कराना है। जो पढ़े-लिखे पुरुष हैं, उनमें ये समस्याएँ नहीं आती। जी, बिकॉज़ जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, आईवीएफ, आईयूआई तो बहुत देर बहुत की देर की बात बात है। है। जी, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आया, तो फर्स्ट टेस्ट हम सीमेन एनालिसिस तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा। तो जब तक सीमेन बिकॉज़ बहुत बारी ऐसा होता है कि हम फीमेल को ट्रीट करते रहते हैं जी, और जी, पता चलता है कि मेल इज़ द रिस्पांसिबल फैक्टर।
तो बिना मेल फैक्टर फर्टिलिटी को रूल आउट किए जी हम यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। जी मैम, एक बॉलीवुड के हैं करण जौहर जी, तो उन्होंने अभी ट्विंस उनके बच्चे हुए हैं पर उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में कैसे बच्चे? आजकल सरोगेट से बेबी कर लेते हैं ना, अच्छा। ओवम डोनेशन ले लिया, जी मतलब जी वो आपने एग किसी और का ले लिया, जी। स्पर्म अपना दे दिया, तो अच्छा। है तो वो उन्हीं का उन्हीं बेबी का ना। बेबी, जी जी। और मैम ऐसे केसेस, कभी कभी ऐसे केसेस भी आते होंगे जो मेल का स्पर्म में भी शायद वीक हो और वुमेन ठीक हो। ठीक है। बिल्कुल स्पर्म तो डोनेशंस भी करने पड़ सकते स्पर्म हैं। डोनेशन, जैसे विक्की डोनर एक मूवी आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा उसमें स्पर्म डोनेशंस करते हैं, तो कई बारी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, वही जो आपने अच्छा मुझसे अभी अच्छा। पूछा कि मेल्स में रूल आउट करते जी हैं जी हम, जी तो कई बारी ये आता है कि उसमें स्पर्म्स हैं ही नहीं, जी या हैं तो बहुत ही पुअर क्वालिटी जी के हैं, या हैं तो बहुत ही पुअर मोटिलिटी के हैं कि वो जी ऊपर तक जा ही नहीं सकते, जी। तो उन केसेस में हमें स्पर्म डोनर्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो जैसे ये विकी डोनर, तो आपको डोनर जो होता है वो ढूंढना पड़ता है कि डोनर खुद अपने आप आते हैं बहुत वॉलंटियर? सारे डोनर्स वॉलंटियर्स भी होते हैं, जी। और बहुत बारी कई बारी कोई स्पेसिफिक डोनर भी होता है, बट डोनर जो है वो गुप्त रखा जाता है, वो अच्छा, वो बताया बताया नहीं। नहीं जाता है। बिल्कुल। कभी क्या ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई कि बोला जाए कि जो बच्चा है वो हमारा नहीं है, वो किसी और का, क्योंकि स्पर्म किसी और का है, तो ये तो कभी समस्या नहीं आई? जो डोनर के लिए जाते हैं उनको जी। पता होता है कि वो अच्छा डोनर के अच्छा। लिए जा रहे हैं, जी जी तो उन केसेस में ये समस्याएं नहीं आती हैं। जी बट हाँ, कई बार नॉर्मली ये समस्या आ जाती है कि दो फीमेल्स हैं, अब तीसरी भी फीमेल हो गई, जी। तो पेशेंट रिफ्यूजेस कि मेरा बेबी है ही नहीं, मेरा अच्छा। बेबी तो एक्सचेंज हो गया है। जी। बट वो सब हॉस्पिटल में कभी ना कभी आपका आपका चलते रहता है, चलता रहता फिर है। उनको जी प्रॉपर दिखाया जाता है, बिकॉज आजकल तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं जी। कि जैसे ही बेबी हुआ उसके पैर का निशान, हाथ का निशान आप फाइल पे फाइल लगाते पे। हो, जी जी। तो वो कोई चांस ही नहीं है कि ऐसे बेबी ऐसे मिक्सिंग बेबीज होने लगी मिक्सिंग। तो जी फिर तो जी। वो मेडिको लीगल हो अच्छा जाएगा। मैम, आईवीएफ के थ्रू क्या हमेशा ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जी हाँ, आईवीएफ के थ्रू जब हम एग्स डालते हैं, जी तो जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना एनर्जी लगा रहे हैं, तो यूजुअली हम 2 एग्स ट्रांसफ़र करते हैं। जी तो ट्विन्स हो सकते हैं, उनमें से 1 एग कई बारी नहीं हो पाता, एक हो जाता है। जी। तो ट्विन्स भी होते हैं, लेकिन सिंगलटन प्रेग्नेंसीज़ भी होती हैं, अच्छा, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, कई बारी एग ट्रिपलेट्स भी डिवाइड होते कर हैं। गया, तो ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तो मैम मतलब ये है कि होते हैं, मतलब चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा वही ही होते होंगे। हैं, बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि 2 बच्चों में कितना गैप होना चाहिए? कभी-कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, एक बच्चा डिलीवर हुआ और 3-4 मंथ बाद माँ ने फिर से कंसीव कर लिया, ठीक है? तो ऐसे बच्चों में मतलब कितना गैप होना चाहिए? और पेरेंट्स जो हैं, जो मेल है, मतलब अब जैसे होता है कि अब औरत तो नहीं कर सकती है कुछ भी, मेल को कितना रिस्पॉन्सिबल है मेल इस चीज़ के लिए? देखिए, आइडियल गैप पूछें तो 3 इयर्स का है आइडियल गैप। अच्छा। जब पहला बच्चा स्कूल जाने लगे तब दूसरा बेबी होना चाहिए। जी। तब तक फीमेल भी थोड़ी-सी उनकी बॉडी रिकवर कर चुकी जी, होती जी। है, मेंटली, फिजिकली, फिज़िकली सारी। इमोशनली जी, आप रिकवर कर चुके होते हैं। जी, लेकिन अगर सेकंड बेबी हो ही जाए सपोज़, तो देन आई सजेस्ट कि अगर अनलेस अंटिल कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर कोई इतनी दिक्कत है कि आप नहीं पाल सकते, जी, तो आई सजेस्ट कि अब हो ही गया है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। 2 बेबीज़ कीजिए, उसके बाद आप अपने प्रोफ़ेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जी। दोनों बेबीज़ की आपस में कंपनी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप भी हो जाए, सेकंड बेबी देखिए हम फर्स्ट बेबी के लिए करते हैं। जी, फर्स्ट जी, बेबी हम जी। अपने लिए करते हैं और सेकंड बेबी इज़ फॉर द फर्स्ट बेबी। जी, तो जी। उन दोनों में अगर कंपनी ही नहीं है, सपोज़ 6-7 साल का गैप कर दिया जी, आपने, जी, तो यूज़लेस हो गया वो। जी। तो आप 3 साल का गैप आइडियल माना जाता है, लेकिन अगर पहले हो ही जाए तो देन वो सही आप है। मतलब डिसाइड ऐसा तो कीजिए। नहीं है कि बच्चे को, जो पहला बच्चा है, वो तो थोड़ा-सा माप, क्योंकि दूसरा बच्चा तुरंत आ गया, तो दीदी भैया पहले ही बन गया वो। हाँ, वो तो रहेगा। आजकल जी, पेरेंटिंग का इतना ज़्यादा वो है, आप वीडियोज़ भी देखेंगे, जी, तो पेरेंटिंग पे ही कितने वीडियोज़ आते हैं। जी, तो जी। बच्चों को इमोशनली, फिज़िकली हैंडल करना एक अलग टास्क है। वो चीज़ तो रहेगी, उसमें द पेरेंट्स हैव टू बी जी, स्मार्ट जी, जी। कि दोनों बच्चों को कैसे इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, दोनों बच्चों का कैसे इक्वली ध्यान रखना है, और मदर फादर से ज़्यादा वो मदर के लिए मैम टैक्सिंग है। मैम, और जैसे आपने बताया कि आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन भी हो जाता है। अब तो 2-2 मतलब डिप्रेशन की चीज़ें हो गई हैं, तो बिल्कुल, फिर? बिल्कुल, जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। जी, तो लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, आप अपने माइंड से एकदम एक्टिव हैं,
आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डिप्रेशन में जाना चाहिए। जाना चाहिए। मैम क्या खेल-कूद की वजह से वर्जिनिटी लूज़ हो सकती है? खेल-कूद की वजह से वर्जिनिटी लूज़ तो नहीं हो सकती है, जी, ऑब्वियसली वर्जिनिटी लूज़ तो तभी होगी जब आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। जी, जी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं मुझसे, तो खेल-कूद की वजह से जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम एकदम विगरस वाले खेल खेल रहे हैं, जी, गर्ल्स खास करके, जी, जी। तो हाँ, उनका हाइमेन रप्चर हो सकता है। अच्छा, अगर आप उसको माने कि वर्जिनिटी लूज़ है, तो हाँ, उसकी वजह से हाइमेन कैन बी रप्चर्ड। जी। और आजकल प्रॉपर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं, हाइमेन आप रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, प्रॉपर जी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ करा सकते हैं। अगर जो खेल-कूद में एक्टिव फीमेल्स हैं, उनको लगे कि नहीं, हाइमेन ऐसा हुआ हमारा है। प्रॉपर होना चाहिए शादी के समय, तो येस, इट कैन बी अच्छा, रिकंस्ट्रक्टेड। मैम जैसे बिफोर मैरिज कई लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो इन केसेस में वो आपके पास आती हैं कि नहीं हमारी वर्जिनिटी लूज हो गई है और हमें मतलब अपने हस्बैंड के सामने ऐसा शो नहीं करना है, तो उस केस में क्या करते हैं? बिल्कुल, इन केसेस में भी आप हाइमेनोप्लास्टी कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ एन एक्चुअल वैलिड रीज़न फॉर हाइमेनोप्लास्टी। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रीज़न, ओके, कि अगर फीमेल नहीं चाह रही कि वो अपने होने वाले हस्बैंड को ये बताए जी, कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड थी या सेक्सुअली एक्टिव थी जी, शादी से पहले, तो जी, बिल्कुल हाइमेनोप्लास्टी कैन बी डन, जी, इट इज़ डन, और ये हम कर सकते कर हैं। सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा मैम बहुत सारे जो मेल हैं वो सिगरेट इवन फीमेल्स भी सिगरेट्स पीती हैं, जैसे मिंट की आती है या कोई कहता है कि नहीं मैं तो माइल्ड पीती हूँ या पीता हूँ और या मैं नॉर्मल सिगरेट है भाई मुझे कोई, तो क्या ये भी फर्टिलिटी में कुछ रोल प्ले करता है सिगरेट का या अल्कोहल कुछ भी ऐसा है? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सिगरेट एंड अल्कोहल बोथ हैव जी, इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन फर्टिलिटी। दोनों से ही फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है। जी, और आपने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि जी, जी, मिंट सिगरेट्स ऑल द मोर हार्मफुल हैं। अच्छा, व्हाई? बिकॉज़ ये आप डीप ब्रीथिंग करते हो कूलिंग इफेक्ट के लिए, जी, तो उसको इसलिए और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। हम्म, कार्डियोवास्कुलर सिम्पटम्स, मतलब कि हार्ट पे उसका इफेक्ट और ज़्यादा बुरा है। जी, छोड़ना मिंट सिगरेट को और ज़्यादा मुश्किल है। ओके, साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी में भी ऑब्वियसली वो ज़्यादा आपको परेशान करता परेशान है कर मिंट सिगरेट। जी, यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल सिगरेट्स की जगह वेप आ गया है। अच्छा, वेप इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। जो अच्छा, अभी बच्चे हैं स्कूल में, जी, जी, 8th, 9th, 10th, क्योंकि मेरा बेटा इज़ इन 10th स्टैंडर्ड, तो ये जी, बहुत ही इन है ये चीज़ कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उसमें स्मोक नहीं है एक्चुअली। जी, वेप जी, अगर आपने सुना हो, तो उसमें स्मोक नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि स्मोक नहीं है, तो बच्चों को ये लग रहा है कि वो चीज़ हार्मफुल नहीं है। अच्छा, बट एक्चुअली जो अब स्टडीज़ आई हैं जी, कि वेपिंग इज़ मोर हार्मफुल देन सिगरेट। जो अच्छा, उसमें टॉक्सिन लिबरेट हो रहा है, वो आपके लंग्स को, आपके इन जनरल बॉडी को ज़्यादा हार्म कर रहा है, जी, मोर देन सिगरेट्स। और अच्छा, सिगरेट्स में मिंट सिगरेट इज़ मोर देन नॉर्मल सिगरेट अच्छा, हार्मफुल। जी, 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 तो वेपिंग के लिए मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगी कि वेपिंग से दूर रहिए, इट्स वेरी, वेरी हार्मफुल। एन्जॉय करने के और बहुत सारे तरीके हैं। जी, आप एन्जॉय कीजिए, आप मूवीज़ देखिए, आप स्पोर्ट्स कीजिए, बट इन सब चीज़ों को करके आप अपना फ्यूचर पूरा स्पॉइल कर लोगे। बर्बाद मत करिए। जी, बिल्कुल, जी, इन चीज़ों में मत जाइए। जैसे कि इससे भी वर्स्ट ड्रग्स हैं। जी, ड्रग इज़ वन वे रास्ता ना, आप एक बारी गए तो देन वापस आना वापस बहुत नहीं जी, मुश्किल है। जी, आप कुछ भी कीजिए, आप अफ़ेयर कीजिए, आप कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स कोई भी कीजिए, स्पोर्ट्स आप कीजिए, मस्ती कीजिए, आप थोड़ा बहुत परेशान कीजिए अपने पेरेंट्स को, लेकिन ये सब मत कीजिए। मतलब ये इसमें आपका नुकसान जी, है। क्योंकि पेरेंट्स को तो नहीं पता ना कि आप बाहर जाके क्या कर रहे हो, वो तो सोच रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, बट बिल्कुल, आप कहाँ क्या कर रहे हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल, आपकी फर्टिलिटी पे भी असर करता है, इवन आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पे भी ये काफ़ी असर करता है। बिल्कुल, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा एक शेर याद आ रहा है जी, कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, बस एक कदम गलत उठा था राहे शौक में, मंज़िल तमाम उम्र मुझे ढूँढती रही। ये वाह! आजकल की जनरेशन के लिए है, प्लीज़ इस शेर को अंदर तक समझिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। जी, बहुत बढ़िया शेर मैम ने बताया। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर्स की लिखावट किसी को समझ नहीं आती। तो आप लोग जब नीट या सीपीएमटी क्वालीफाई किया आपके टाइम आपने शायद सीपीएमटी का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया होगा।
तो उसमें आपके टीचर्स को समझ में आती थी आपकी राइटिंग की, उनकी भी आप ही की जैसे ही होती है? देखिए, इसके दोनों ही आंसर्स मैं देती हूँ। पहले तो जी। नीट हमारा एमसीक्यूज़ था, जी, लिखना ही जी। नहीं था कुछ, अच्छा। सिर्फ मार्क करना था। जी। और दूसरा, क्योंकि हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आजकल मोस्टली डॉक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्शंस ना, जी। प्रिंटेड दे रहे हैं, कि अच्छा। ना ही राइटिंग का पंगा रहे, ना ही कोई ये बोले कि ये समझ नहीं आ रहा। जी। मैं तो पता नहीं कितने सालों से आई गिव प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शंस, कि राइटिंग ना जिसमें देख पाए कोई। राइटिंग ही ना देख पाए कोई, तो ना रहे बाँस ना और बजेगी बांसुरी। बाँसुरी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अदिति आपका। आपने हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाओं संबंधित जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमसे सारी चीज़ें हमें बताई कि कैसे ये ठीक हो सकती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक्स श्वेता, मुझे बुलाने के लिए। आई जी, जी। एन्जॉयड अ लॉट एंड आई होप कि ये थोड़ा-सा फ्रूटफुल हो, जी। यंग पीपल इससे गाइडेंस ले सकें। जी, जी। थैंक यू सो मच मैम।